तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश वन रक्षक, डिप्टी जेलर, जेल प्रहरी, एमपीएसआई एवं अन्य सभी भर्ती परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण वीडियो है। जैसा कि आप सबको पता है, टॉप 100 की सीरीज हमारी चल रही है। कल हमने साइंस की टॉप 100 क्लास कराई थी, उससे पहले हिंदी की टॉप 100 में हमने पर्यायवाची को कवर किया था और आज हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं इंग्लिश के टॉप 100 इडियम्स एंड फ्रेजेज जो रिसेंट में मार्च 2025 से अब तक एमपीईएसबी एपटेक के द्वारा एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। ये प्रश्न रिपीट होते हुए दिखाई देंगे आपको आगे आने वाले सभी एग्जाम्स में। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे आगे आने वाली सारी वीडियो टाइम टू टाइम आपके पास में पहुंच सके। और जितने भी नई क्लासेस आने वाली हैं, चाहे वो टेस्ट वाली क्लास हो या फिर जो है आपका एमसीक्यू सीरीज हो, वो सब कुछ टाइम टू टाइम आपके पास में पहुंचती रहे। तो ये इंग्लिश वोकैबुलरी की क्लास है। वोकैब का सेक्शन अलग चल रहा है, ग्रामर का सेक्शन अलग चल रहा है। ठीक है, ये सारी क्लासेज आपके एग्जाम आते ही टॉप 100 सीरीज चालू हो जाती है। तो उसी में आज हम आपके लिए ये वीडियो लेकर के आ गए हैं। टॉप 100 एमसीक्यू हम करने वाले हैं जिसमें 50 इडियम्स एंड फ्रेजेज रहेंगे और 50 आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस रहेंगे जो अभी रिसेंट में एपटेक ने पूछे हैं। ठीक है मेरे भाई, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम यहां पर शुरू करेंगे टॉप 50 इडियम्स एंड फ्रेजेज जो आपके एमपीएसआई, एमपी डिप्टी जेलर एग्जाम की दृष्टि से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, टू हिट द नेल ऑन द हेड। आपके सामने प्रश्न है, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको इसमें से आंसर बताना है, फिर आपको हम आंसर बताएंगे और उसका हिंदी अर्थ क्या निकल रहा होगा वो हिंदी अर्थ भी हम आपको बताएंगे। बिल्कुल बताइए क्या होगा इसका आंसर। टू हिट द नेल ऑन द हेड, लग क्या रहा है, इसे समझ में ये आ रहा है कि किसी ने हेड पर नेल मारा है। अब हेड पर अगर नेल मारेगा तो उसका क्या अर्थ यहां पर निकलेगा। चलिए हम चलते हैं आंसर की ओर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टू डू और से समथिंग एग्जैक्टली राइट। भाई आपके सर पर कोई नाखून कैसे मार सकता है, जब वो एग्जैक्टली सही काम करे, एग्जैक्टली सही बात कहे तो हम कहते हैं टू हिट द नेल ऑन द हेड। अगर इसका हिंदी में अर्थ देखना चाहेंगे तो यहां से देख सकते हैं। इसका अर्थ है किसी बात को बिल्कुल सटीक तरीके से कहना या सही समय पर सही कार्य करना। तो यहां से आपको एक आइडिया लग जाएगा, किसी ने आपके सर पर अगर नाखून मारा है टू हिट द नेल ऑन द हेड तो उसने बिल्कुल सटीक काम किया होगा, उसने बहुत सारी एनालिसिस की होगी कि कब हम उसके सर पर नाखून मार सकते हैं। तो वहां से आप एक आइडिया लगा सकते हैं, टू डू और से समथिंग एग्जैक्टली राइट। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 2 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 ये रहा आपके सामने, ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, इसका क्या अर्थ हो जाएगा। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। आइए सीधे आंसर्स की ओर चलते हैं। प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए मिसफॉर्च्यून दैट इवेंचुअली रिजल्ट द समथिंग गुड। यानी कि एक ऐसी बात है, एक ऐसी मुसीबत या दुर्भाग्यपूर्ण घटना जो शुरुआत में बुरी लगती है लेकिन बाद में उसका परिणाम बहुत अच्छा निकलता है। तो इसमें कैसे अपन ध्यान रखेंगे, ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, यानी कोई आपको ब्लेस कर रहा है लेकिन गलत तरीके से या गलत शब्दों के द्वारा ब्लेस कर रहा है। तो ऐसे में क्या होगा, अगर आप उस टाइम अगर आप सोचेंगे तो आपको बहुत बुरा लगेगा कि ये हमको ऐसा क्यों कह रहा है। लेकिन ये एक ऐसी कंडीशन है जो इवेंचुअली, मानी कि उस टाइम तो बुरी लगती है लेकिन बाद में वो चीज अच्छी होती है। कैसे, अभी 2 दिन पहले की घटना है। एक बारात जा रही थी और दोपहर का 2 बजे का टाइम था। तो वहां पर एक कोबरा आकर के बैठ गया और बारात को रोक देना पड़ा। ठीक है ना, बारात लगभग कोबरा को बार बार भागा गया लेकिन कोबरा हटा नहीं। इससे सब लोग गुस्सा हो रहे थे कि टाइम खराब हो रहा है, लेकिन 1 घंटे बाद वो कोबरा अपने आप चला गया। तो वहां पर जब आगे जाकर के देखा गया तो भाई एक पेड़ वगैरह जो थे, मतलब बहुत आंधी चल रही थी तो बहुत सारे पेड़ जो है वो गिरना शुरू हो गए थे। पत्थर और पेड़ रास्ते में गिरना शुरू हो गए थे। 1 घंटे बाद आंधी वादी रुक गई और पेड़ वगैरह रुक गए। तो इससे क्या अर्थ निकला, इससे ये अर्थ लगा भाई पहले तो ये चीज हमको बहुत खराब लग रही थी लेकिन बाद में जब इसके बारे में सोचा कि अगर हम लोग बारात लेकर के आ जाते ये सारे पेड़ और पत्थर हमारे ऊपर गिर सकते थे। उत्तराखंड का शायद ये मामला है ना। तो यही इससे आप एक आइडिया लगा सकते हैं, कोई ऐसी मुसीबत या दुर्भाग्यपूर्ण घटना जो शुरुआत में बुरी लगती है लेकिन बाद में उसका परिणाम अच्छा लगता है। तो यहां से आप इसका अर्थ निकाल सकते हैं ना। चलिए 100 करने हैं तो थोड़ा सा स्पीड को अपन तेज रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोग बता दें, जैसा कि आप लोग जानते हैं अभी एमपी पुलिस कांस्टेबल फाइनल रिजल्ट आया है, एमपीएसआई प्री का रिजल्ट आया है, एमपीटेट वर्किंग चयन परीक्षा का रिजल्ट आया है। हमारे सुपर सिलेक्शन नोट से आपको एग्जाम में सीधे सीधे प्रश्न देखने को मिले हैं और बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन हुआ है। लास्ट में आपको हम जो है उनका स्क्रीनशॉट्स भी दिखा देंगे। ठीक है, रचना नामदेव जी जो 2nd रैंक लेकर के आई हैं, उन्होंने भी यहां से तैयारी की थी, उनका भी स्क्रीनशॉट आपको दिखा देंगे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए एमपी डिप्टी जेलर, जेल प्रहरी और वन रक्षक के
कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स एमपीएसबी एप्टेक के लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार हमने तैयार किए हैं। क्या क्या मिलेगा आपको, तो जीके जीएस एमपी के साइंस इंग्लिश हिंदी मैथ इन सब के कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स रहेंगे, यानी थ्योरी नोट्स रहेगा, इनका प्रैक्टिस सेट रहेगा और मॉक टेस्ट की पीडीएफ भी आपको मिलने वाली है। साथ ही साथ में ये जो टॉप 100 सीरीज हमने चालू कर रखी सभी सब्जेक्ट की टॉप 100 सीरीज वाली पीडीएफ भी आपको मिलेगी। ठीक है, कैसे प्राप्त करना है, मात्र 189 रुपए में आपको ये सारी चीजें उपलब्ध होने वाली हैं। एग्जाम एनालिसिस कराएंगे, उसकी पीडीएफ भी आपको हम इसी के अंदर प्रोवाइड करा देंगे। कैसे प्राप्त करना है, ये क्यूआर कोड आपको दिखाई दे रहा है, स्क्रीनशॉट इसका खींच लेंगे। इसी पर आपको 189 का पेमेंट करना है। उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 इस पर आपको सेंड कर देना है। जैसे आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे, इसी नंबर से तुरंत की तुरंत कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स, प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट, टॉप 100 पीडीएफ, ये सब कुछ आपको सेंड कर दी जाएगी और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी आपको सेंड कर दी जाएगी, जिस लिंक पर क्लिक करके आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाएंगे और वहां पर आगे के सारे पीडीएफ नोट्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो जल्दी से नोट्स लेकर के शामिल हो जाइए, क्योंकि जितना लेट आप करेंगे तो ये पीडीएफ इकट्ठी होती रहेंगी, है ना, फिर एक साथ भेजने में आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा मटेरियल हो गया। तो अभी अगर आप ऐड हो जाएंगे तो ग्रुप में ये चीज़ें आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। हमने एमपी पुलिस कांस्टेबल के लिए ग्रुप बनाया था, 95% लोगों का वहाँ से रिटन एग्जाम क्लियर हुआ था। इसी तरह से आपका भी रिटन एग्जाम आसानी से अच्छे नंबरों से क्लियर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, सारी बातें समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हॉस्पिटल असिस्टेंट की जो वैकेंसी आई है अभी हाल ही में अस्पताल सहायक की, उसके भी नोट्स हम तैयार कर रहे हैं। वो आपको मात्र 99 रुपये में 3 से 4 दिन बाद आपको मात्र 99 रुपये में उपलब्ध कराए जाएंगे। उसका सिलेबस थोड़ा सा अलग है ना, तो जल्दी से नोट उसके तैयार करवा रहे हैं, बहुत जल्दी आपको उपलब्ध हो जाएंगे। चलिए नंबर 3 देखिए। नंबर 3 है वंस इन ए ब्लू मून। इसका अर्थ क्या है, वंस इन ए ब्लू मून? क्या आपको चंद्रमा हमेशा नीले कलर का दिखाई देता है? नहीं, नीले कलर का तो नहीं दिखाई देता है। चंद्रमा तो पीला या फिर सफेद दिखाई देता है, कभी कभी लाल दिखाई देता है, नीला तो भाई बहुत ही कम दिखाई देता है। तो वही कह रहे हैं वंस इन ए ब्लू मून। अब 4 ऑप्शन आपके सामने, बताइए क्या इसका आंसर हो जाएगा? रेगुलरली, एवरी मंथ, वेरी रेयरली या फिर ऑन ए फुल मून लाइट। बताइए क्या होगा? तो नीला चंद्रमा कभी नहीं दिखाई देता तो उसको कहेंगे वेरी रेयरली, बहुत कभी कभार, बहुत ज़्यादा मतलब सिचुएशन ऐसी आ जाए तब आपको ऐसी घटना देखने को मिलती है। तो यही इसका अर्थ हो जाएगा, ऐसी घटना जो बहुत ही कम या दुर्लभ अवसर पर घटित होती है, जैसे ईद का चांद ऐसे पतला सा दिखाई देता है ना, तो इसी को कहते हैं वंस इन अ ब्लू मून, यानी कि कभी कभी ये घटनाएं दिखाई देती हैं। तो आपका अर्थ हो जाएगा वेरी रेयरली। ये सारे प्रश्न आपके एमपीएसआई या फिर इससे पहले ग्रुप 4 का एग्जाम हुआ है, अभी हाल ही में फरवरी में एग्जाम हुआ है ग्रुप 1 सब ग्रुप 2 का, तो लेटेस्ट एग्जाम्स जो प्रश्न पूछे गए एकदम लेटेस्ट मटेरियल आपके लिए हम लेकर के आए हैं। चलिए नंबर 4 देखिए। नंबर 4 है टू स्पिल द बीन्स। टू स्पिल द बीन्स, क्या इसका अर्थ होगा? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। टू कुक फूड, टू रिवील ए सीक्रेट, टू वेस्ट मनी या फिर टू प्लांट सीड्स। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, टू रिवील ए सीक्रेट। सीक्रेट का अर्थ है कोई ऐसी चीज जो छुपा करके रखा था, आपने उसको रिवील कर दिया। रिवील का अर्थ है कि उसको खोल करके सामने ला दिया, सबको बता दिया। तो किसी गुप्त जानकारी या किसी छिपे हुए रहस्य को सबके सामने उजागर कर देना, इसका अर्थ होता है टू स्पिल द बीन्स। अब इसको कैसे याद रख सकते हैं? बीन्स का अर्थ क्या होता है? बीन्स का अर्थ होता है जो सेम की फलियां होती हैं। तो तुमने सेम की फलियों को मुट्ठी में बांध करके रखा था, ठीक है, अचानक से तुमने उसको क्या कर दिया? स्पिल कर दिया, यानी फैला दिया है चारों तरफ। तो जो सेम की फलियां, यानी आपका जो रहस्य था, आपकी मुट्ठी में बंद था, उसको आपने फैला दिया है। तो टू स्पिल द बीन्स का अर्थ हो जाएगा टू रिवील ए सीक्रेट। एक सीक्रेट जो आपके पास में था उसको आपने फैला दिया है। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। नंबर 5, अंडर द वेदर। अंडर द वेदर का क्या अर्थ हो जाएगा? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। टू फील इल और सिक, टू बी कॉट इन रेन, टू ट्रेवल, टू बी वेरी हैप्पी। बताइए क्या हो जाएगा अंडर द वेदर? कहते नहीं भाई, ये वेदर जो चेंज हुआ है ना, इसकी वजह से खांसी जुकाम बहुत ज़्यादा हो रहा है ना, खांसी जुकाम बहुत ज़्यादा हो रहा है क्योंकि वेदर चेंज हो गया है। तो ऐसे याद रख सकते हैं कि अंडर द वेदर का अर्थ हो जाएगा टू फील इल और सिक, यानी कि अपने आप को बीमार या फिर कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस करना। तो इससे आप याद रख सकते हैं अंडर द वेदर का अर्थ हो जाएगा, यानी वेदर अचानक से मौसम चेंज हो गया और सर्दी खांसी जुकाम हो गए। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। व्याख्या में देख लीजिए, जब कोई व्यक्ति थोड़ा बीमार या अस्वस्थ महसूस कर रहा हो तो हम इसका प्रयोग करते हैं अंडर द वेदर इडियम्स का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है पीस ऑफ केक। पीस ऑफ केक का क्या अर्थ हो जाएगा? एमपीएसआई में अभी पूछा गया है। ए स्वीट डिश, समथिंग वेरी इजी, ए डिफिकल्ट टास्क या फिर ए स्मॉल पोर्शन। बताइए क्या हो जाएगा? तो पीस ऑफ केक, केक का जो पीस होता है उसको आप बड़ी आसानी से क्या कर लेते हैं? खा लेते हैं। भैया आपको जैसे केक का पीस मिलता है तुरंत आप उसको मुंह में आराम से जो है चबा सकते हैं, आराम से खा सकते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। तो बताइए इसमें से क्या हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा समथिंग वेरी इजी, कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा आसान हो, एकदम केक के पीस की तरह हो, जिसको खट्टे से उठाएं और मुंह में रख करके आराम से खा लें। तो इसका अर्थ हो जाएगा पीस ऑफ केक, यानी कि समथिंग वेरी इजी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा।
किसी ऐसे कार्य के लिए उपयोग किया जाता है जो करने में बहुत ही ज़्यादा आसान और सरल हो। अगला है टू बीट अराउंड द बुश। अब टू बीट अराउंड द बुश जो है ये बहुत बार पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बताइए क्या होगा इसका आंसर। चार आपके सामने ऑप्शन है। टू क्लीन द गार्डन, यानी गार्डन को साफ करना। टू अवॉइड द मेन टॉपिक से भटक जाना। टू स्पीक क्लियरली, या फिर टू हंट एनिमल्स। क्या होगा सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टू अवॉइड द मेन टॉपिक। जैसे कि ये झाड़ियां हैं बहुत सारी। अब देखो आपका किसी से लड़ाई हो गया, आपने अपने भाई को फोन किया कि भाई मेरी लड़ाई हो गई, जल्दी से आ जाओ। तुम्हारा भाई एकदम से गुस्से में और लेकर के वो क्या कहते हैं हॉकी वॉकी और आ रहा था, ठीक है। रास्ते में क्या हुआ, रास्ते में उसको बहुत सारी झाड़ियां मिल गई, तो गुस्सा उसके अंदर बहुत ज्यादा था, वो इस झाड़ियों को पीटने लगा। क्या हो गया, टू बीट अबाउट द बुश, यानी कि इस झाड़ियों के चारों तरफ पीटने लगा। तो तुम यहां पर पिट रहे हो, ठीक है, तुम यहां पर रो रहे हो, तुम्हारा भाई यहां पर झाड़ियों को पीट रहा है, तो ये क्या हो गया, मेन टॉपिक से अवॉइड हो गया ना, मेन टॉपिक से हट गया। आना तो था तुमको बचाने, क्योंकि तुम यहां पर पिट रहे हो और वो झाड़ियों को पीट रहा है, तो क्या हो गया, वो अपने मेन टॉपिक से भटक गया है। तो कहेंगे टू अवॉइड द मेन टॉपिक, यानी कि मेन टॉपिक से भटक जाना। तो बीट अराउंड द बुश, ठीक है, बुश का अर्थ होता है झाड़ियां। यहां पर देख सकते हैं मुख्य विषय पर बात ना करके घुमा फिरा करके बातें करना, ताकि असल मुद्दे से बचा जा सके, यानी कि मेन टॉपिक से भटक जाना। ठीक है, आइए अब वीडियो पसंद आ रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे कि अगली जो टॉप 100 की वीडियो आने वाली है वो भी आपके पास में पहुंच सके। अगली टॉप 100 MPG की आएगी और उसके बाद में फिर से साइंस की टॉप 100 आएगी। चलो अगला है बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट क्या होगा इसका आंसर। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। टू बी ब्रेव इन वॉर, टू एक्सेप्ट समथिंग डिफिकल्ट और अनप्लीजेंट, टू ईट समथिंग हार्ड, या फिर टू कमिट ए क्राइम। क्या होगा भाई बाइट द बुलेट का अर्थ। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टू एक्सेप्ट समथिंग डिफिकल्ट और अनप्लीजेंट। अब इसका अर्थ कैसे लगा सकते हैं। टू बाइट द बुलेट मतलब कि बाइट का अर्थ होता है चबाना, ठीक है। बाइट द बुलेट, क्या आप गोली, बुलेट को हम गोली कहते हैं ना, तो क्या आप गोली को चबा सकती हैं। नहीं चबा सकते भाई, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा, ठीक है। इसको आप थोड़ी चबा सकते हो, लोहे के दांत होंगे तो तुम लोहा काट सकते हो, यानी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क हो गया। तो टू एक्सेप्ट समथिंग डिफिकल्ट और अनप्लीजेंट, ऐसी स्थिति को भी तुमने एक्सेप्ट कर लिया है कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, बहुत ज़्यादा अनप्लीजेंट का अर्थ होता है बहुत ज़्यादा नाखुश वाली स्थिति है, फिर भी तुमने उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो तुमने क्या किया है, बाइट द बुलेट, यानी कि तुमने बुलेट को चबा लिया है, ठीक है। ऐसे याद कर सकते हैं। तो किसी अत्यंत कठिन, अप्रिय या अपरिहार्य स्थिति को मजबूरी में साहस के साथ स्वीकार करना, तो हो जाएगा बीट द मतलब बाइट द बुलेट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। याद हो रहा है कि नहीं बताओ। याद हो रहा है ना, इसीलिए हिंदी अर्थ भी साथ में लिख दिया है, जिससे कि चीजें एकदम क्लियर होती चले। अगला है बर्न द मिडनाइट ऑयल। बताइए क्या इसका अर्थ हो जाएगा, बर्न द मिडनाइट ऑयल, यानी कि भाई आधी रात में अगर तुम ऑयल डाल करके कुछ जला रहे हो तो क्या उसका अर्थ निकलेगा। बताइए टू वेस्ट एनर्जी, क्या तुम एनर्जी को वेस्ट कर रहे हो। टू लाइट द लैम्प, क्या तुम लैंप को जला रहे हो। टू वर्क और स्टडी लेट इनटू द नाइट, या फिर टू स्लीप लेट। तो प्रश्न का सही आंसर आइए देखते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टू वर्क और स्टडी इनटू द लेट नाइट, यानी कि अगर तुम रात में देखो बर्न द मिडनाइट ऑयल, यानी अपनी पूरी रातें, कहते नहीं भाई इस पोस्ट को पाने के लिए हमने अपनी रातें काली की हैं। रातें काली की हैं का मतलब क्या है, रात में एकदम काली थोड़ी पोत दी है भाई, रात में पढ़ाई की है तुमने, है ना। तो तुमने बर्न द मिडनाइट ऑयल, पूरी रात तुमने ऑयल डाल करके, मान लीजिए चिमनी में ऑयल डाल करके तुमने पढ़ाई की है, तो रातें काली की हैं। तो वर्क और स्टडी लेट इनटू द नाइट, यानी कि तुमने स्टडी रात भर जग करके स्टडी की है, ऐसे आप याद कर सकते हैं। तो किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए देर रात तक जाग कर कड़ी मेहनत करना। बताइए कौन कौन ऐसे लोग हैं जो वर्तमान में देर रात तक जाग करके एमपी डिप्टी जेलर, फॉरेस्ट गार्ड, जेल पहली भर्ती में अपना सिलेक्शन फाइनल करना चाहते हैं। जल्दी से कमेंट कर देंगे कौन कौन चाहते हैं। यस तो लिख ही दो मेरे भाई, है ना, अब इतना आलस मत कर देना, यस तो लिख ही दो। और अगर तुमने यस लिख दिया है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि अगर सिलेक्शन पाना है तो ये चैनल तुम्हारे मोबाइल में सब्सक्राइब होना चाहिए। क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड जो चीज़ें होती हैं, जो लास्ट टाइम पर आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं, वो हम टॉप 100 सीरीज में यहाँ पर कवर करते हैं, जिसको तुम अब कम समय में नहीं कवर कर सकते हो। वो सारी चीज़ें आपको टॉप 100 सीरीज में मिल जाती हैं, जो हमारी लगातार सभी सब्जेक्ट की चल रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए कोल्ड फीट। कोल्ड फीट मतलब भाई ठंडा पैर। ठंडा पैर का क्या अर्थ निकल सकता है, चार ऑप्शन देखिए। टू फील कोल्ड, टू बिकम नर्वस और अफ्रेड, टू हैव फीवर, या फिर टू बी वेरी काम। बताइए क्या होगा सही आंसर। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टू बिकम नर्वस और अफ्रेड। कहते नहीं कि तुम्हारे सामने जैसे एग्जाम आ गया, तुम पहली बार एग्जाम देने जा रहे हो, यहां से तो निकले थे बड़े खुश होकर के, लेकिन तुम जैसे ही सेंटर पर पहुंचे और भैया इतनी भीड़ देख करके तुम नर्वस हो गए, तुम्हारे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। वही कह रहे हैं कोल्ड फीट, यानी हाथ पैर ठंडे पड़ जाना। तो तुम क्या हो गए, नर्वस हो गए हो उस भीड़ को देख करके, इतने सारे लोग एग्जाम देने जा रहे हैं, मेरा क्या होगा। तो ऐसे ध्यान रख सकते हैं, टू बिकम नर्वस और अफ्रेड, यानी कि नर्वस हो जाना या फिर डर जाना। तो किसी महत्वपूर्ण कार्य के ठीक पहले डर या घबराहट के कारण हिम्मत हार जाना, या
फिर पीछे हट जाना, तो कोई भी पीछे नहीं हटेगा, कोई भी पीछे नहीं हटेगा। सब लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा। अगर तुम अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटना चाहते हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम आपको ले चलेंगे आपके लक्ष्य की ओर एकदम बुलेट ट्रेन की स्पीड से। चलिए अगला देखिए, क्रोकोडाइल टीयर्स। ये तो हर कोई जानता है, क्रोकोडाइल टीयर्स मतलब कि मगरमच्छी आंसू। 4 ऑप्शन में से बताइए क्या हो जाएगा। चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, फॉल्स एक्सप्रेशन और ऑफ ग्रीफ। यानी कि भाई फॉल्स एक्सप्रेशन दे रहे हैं, यानी तुम जानबूझकर रो नहीं रहे हो। भाई तुम्हारा कोई मित्र आ गया, ठीक है, मित्र आ गया और तुम खुशी के मारे रोने लगे, अरे भाई मेरा मित्र आ गया है, पर अंदर अंदर ये चाह रहे हो कि ये चला जाए यार, है ना, ये बहुत बात करता है और बहुत खर्चा करवाता है यार, तुम चले जाओ। लेकिन आंखों से आंसू निकल रहे हैं, यानी कि क्या कर रहे हो कि दिखावटी आंसू जिसको कहते हैं, तो यही हो जाएगा क्रोकोडाइल टीयर्स। तो फॉल्स एक्सप्रेशन यानी कि गलत एक्सप्रेशन देना, मन में राम बगल में छुरी, ये वाला सिस्टम हो जाना, तो इसको कहेंगे क्रोकोडाइल टीयर्स, यानी कि झूठ मूठ का दुख प्रकट करना या फिर केवल दिखावे के लिए रोना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर देखते हैं, ये रहा 12। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, यानी कि अब कोई ऐसा बैग रखा हुआ है, उस बैग में से तुम एक बिल्ली को बाहर निकाल रहे हो। ठीक है, बिल्ली कैसे बन गई ये बिल्ली सही बनी है भैया। ठीक है, तो ये तुम्हारा बैग है, उस बैग में से इस बिल्ली को बाहर निकाल रहे हो, तो क्या कर रहे हो तुम, ये पूछ रहे हैं। टू सेट ए पेट फ्री, यानी कि क्या तुम एक पेट यानी कि एक जानवर को फ्री कर रहे हो। टू रिवील ए सीक्रेट एक्सीडेंटली, यानी कि अचानक से कोई सीक्रेट था जिसको तुमने बाहर निकाल दिया है। टू गो शॉपिंग, यानी ये बैग लेकर के बिल्ली लेकर के शॉपिंग करने जा रहे हो। टू टेल ए लाई, यानी कोई झूठ मूठ का बात बोल रहे हो। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, टू रिवील ए सीक्रेट एक्सीडेंटली, यानी कि कोई ऐसा सीक्रेट था जो अचानक से तुम्हारे मुंह से बाहर निकल गया। तो लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, अब मान लो जो तुम इस बैग में किसी कैट को रख करके तुम ले जा रहे थे, ठीक है, और ये कैट अचानक से, पुलिस ने मना कर रखा था कि भाई कैट वैट डॉग वगैरह नहीं लेकर के जाना है, लेकिन ये कैट जो है तुम छुपा कर ले जा रहे थे, बहुत प्यारी थी तुमको कैट, और ये कैट अचानक से बाहर निकल करके आ गई, यानी कि एक्सीडेंटली बाहर निकल के आ गई। कोई ऐसा राज जो छुपा हुआ था वो अचानक से बाहर निकल के आ गया, तो इसी को कहेंगे टू रिवील ए सीक्रेट एक्सीडेंटली, यानी कि अचानक से किसी बात का बाहर निकल के आ जाना या किसी छुपे हुए सीक्रेट का बाहर निकल आ जाना, अनजाने में या गलती से किसी गुप्त बात को सार्वजनिक कर देना, ये इसका सही अर्थ हो जाएगा। 13 नंबर देखिए, एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट, यानी कि एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट। ड्रॉप का मतलब क्या होता है, जो बारिश की बूंदें होती हैं, वो बारिश की बूंदें अगर हैट मतलब कि आपकी टोपी के ऊपर गिर रही हैं, तो क्या इसका अर्थ निकाला जा सकता है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इमीडिएटली, ये देखिए स्लोली यानी कि बहुत धीरे, इमीडिएटली, विदाउट एनी हेजिटेशन, या फिर केयरफुली, या फिर व्हेन समवन इन एग्री। बताइए क्या हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इमीडिएटली, यानी कि विदाउट एनी हेजिटेशन। भाई बारिश की बूंदें तुम्हारे सर पर गिरेंगी तो तुमसे पूछ करके थोड़ी गिरेंगी, या हम तुम्हारे हेड पर गिरने जा रहे हैं भैया, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है, तुमसे पूछेंगी थोड़ी। तो क्या होगा, इमीडिएटली, यानी अचानक से वो बारिश की बूंदें तुम्हारे ऊपर आकर गिर जाएंगी, विदाउट एनी हेजिटेशन। उनको तुम्हारे ऊपर गिरने में कोई हेजिटेशन नहीं होगी, उनको पूछना नहीं पड़ेगा, उनको इजाजत लेने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे आप एक अर्थ लगा सकते हैं कि भाई अगर कोई ड्रॉप है, यानी कि कोई एट द ड्रॉप ऑफ द हेड, यानी कोई ड्रॉप है वो हमारे सर पर गिर रही है, तो इससे एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि भाई इमीडिएटली, विदाउट एनी हेजिटेशन, इसका सही अर्थ निकल करके आ जाएगा। तो बिना किसी हिचकिचाहट के या फिर पलक झपकते ही तुरंत कोई काम कर लेना। अब भाई बारिश की बूंदें गिरेंगी तो पलक झपकते ही गिर जाती है ना, धीरे धीरे तो गिरती नहीं है, तो ये इसका अर्थ निकलेगा। अगला है बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, यानी कि एक कुत्ता, मान लीजिए बार्किंग का अर्थ क्या होता है, बार्किंग का अर्थ होता है भौंकना। ठीक है, तो बताइए क्या इसका अर्थ निकल सकता है, बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, यानी कि कोई ऐसा पेड़ है, ठीक है, कोई ऐसा पेड़ है और वो बेकार का पेड़ है, उसके बारे में तुमको कुछ पता नहीं है, लेकिन तुम्हारा कुत्ता उस पर जाकर के बार बार भौंक रहा है, तो वही पूछ रहे हैं कि बार्किंग अ रॉन्ग ट्री, गलत ट्री पर अगर ये भौंक रहा है तो क्या इसका अर्थ लगाया जा सकता है। इन 4 ऑप्शन में से बताइए। ए डॉग चेजिंग ए कैट, यानी कि कोई डॉग है जो कैट को चेज कर रहा है, कैट के पीछे भाग रहा है, या फिर एक्यूजिंग द रॉन्ग पर्सन, एक गलत पर्सन के ऊपर आप इल्जाम लगा रहे हो, या प्लांटिंग ट्री, यानी कि बहुत सारे पेड़ पौधे लगा रहे हो, या शाउटिंग द नेचर, यानी कि नेचर का अर्थ है कि प्रकृति पर चिल्ला रहे हो। क्या इसका अर्थ निकल सकता है अगर कोई रॉन्ग ट्री पर बार्किंग कर रहा है तो सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, एक्यूजिंग द रॉन्ग पर्सन, यानी कि गलत व्यक्ति पर आरोप लगाना या सफलता पाने के लिए गलत दिशा में प्रयास करना। अब ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो सिलेक्शन लेने के लिए भैया पैसे का सहारा लेते हैं, पैसा दे दो सिलेक्शन हो जाएगा, तो ये ध्यान रखना कि जिस दिन पकड़े गए ना उस दिन खेला खत्म हो जाएगा। अभी आपका राजस्थान एसआई में बढ़िया से एसआई की भर्ती हुई, लोगों की जॉब लगी, ट्रेनिंग हुई बढ़िया से, 3 साल इन्होंने जॉब भी की थी, 3 साल बाद मेरे भाई जो राजस्थान एसआई की भर्ती कैंसिल कर दी गई। क्यों कैंसिल कर दी गई, क्योंकि इसमें फर्जीवाड़ा हुआ था। तो जो अगर कोई गलत काम करता है, पैसे दे करके सिलेक्शन लेता है, तो भाई जिंदगी भर घबराता रहता है कि कुछ पता नहीं है
कब हमारे ऊपर तलवार लटक करके आ जाए, कब जांच बैठ जाए, है ना। तो कभी भी पैसे वैसे के सहारे से नौकरी नहीं प्राप्त करनी चाहिए, नहीं तो जिंदगी भर डर बना रहता है। कोई भी मान लीजिए आप ऑफिशियल लेवल पर पहुंच गए, कोई भी काम अगर आप करने जाओगे तो तुमको ये डर रहेगा कहीं ऐसा ना हो जाए हमारी वो पोल खुल जाए, किसी को ये ना पता चल जाए हमने पैसे दे करके जॉब ली है, हमारी जॉब भी चली जाएगी। तो तुम फ्लुएंटली कोई भी काम कर नहीं सकते हो, फ्री होकर कोई काम कर नहीं सकते हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर एक डर रहेगा। और तुम अगर सिलेक्शन लेकर के गए हो, एकदम क्लियर सिलेक्शन लेकर के गए हो, पैसे वैसे नहीं दिए हैं, तो कोई भी डिसीजन लोगे तुम्हें किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं रहेगा, अरे ठीक है होगा जो देख लिया जाएगा, हमने क्या पैसे दे करके ज्वाइनिंग ली है। तो इस तरह से आप कार्य कर सकते हैं। तो आप एक मतलब कि इससे एक आइडिया लगा सकते हैं, बार्किंग अप रॉन्ग ट्री का अर्थ हो जाएगा गलत व्यक्ति पर आरोप लगाना या सफलता पाने के लिए गलत दिशा में प्रयास करना। 15 नंबर देखिए, क्राई ओवर अ स्पिल्ट मिल्क। इसका अर्थ क्या हो जाएगा, स्पिल्ट मिल्क का अर्थ है कोई मिल्क है, आपके पास में एक मिल्क था मतलब कि गिलास में, और वो मिल्क पूरे में फैल गया है, अब तुम उस फैले हुए मिल्क पर रो रहे हो, ठीक है। तो क्या अर्थ निकलेगा इसका बताइए। टू क्लीन अ मेस यानी कि जो पूरा फैल गया इसको साफ करने के लिए। टू कंप्लेन अबाउट अ पास्ट लॉस एंड कैन नॉट बी अंडन, जो एक ऐसी चीज जो ऑलरेडी हो चुकी है अंडन नहीं हो सकती, अंडन करते हैं कि वो दोबारा सही नहीं हो सकती है, उसके लिए तुम कंप्लेन कर रहे हो, क्या ये अर्थ होगा। या फिर टू बी हंग्री यानी तुम भूखे हो, या टू वरी अबाउट द फ्यूचर, फ्यूचर के लिए तुम बहुत ज्यादा वरी हो। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, टू कंप्लेन अबाउट अ पास्ट लॉस एंड दैट कैन नॉट बी अंडन, यानी कि कोई ऐसी चीज है जो पहले वो गलत हो चुकी है, भाई कोई तुमसे पहले गलती हो गई है, अब तुम आज उसको सुधारना चाहते हो तो वो नहीं सुधरेगी, क्योंकि कोई ऐसी चीजें होती हैं, मान लीजिए कि कोई आपका मोबाइल फोन था, ठीक है, मोबाइल फोन आपका आज से 10 साल पहले खो गया या टूट गया है, अब तुम उसकी बात आज कर रहे हो, आज तुम रो रहे हो कि मेरे पास वो मोबाइल होता तो कितना अच्छा होता। तो भाई वो चीज क्या है, वो अंडन है, कैन नॉट बी अंडन, यानी कि उसको अब बदला नहीं जा सकता है। तो इसी को कहते हैं क्राई ओवर ए स्पिल्ट मिल्क, यानी कि मिल्क फैल गया है और तुम उस पर रो रहे हो, क्या अब वो मिल्क दोबारा से उस बॉटल में जा सकता है, नहीं जा सकता है। तो ऐसी चीजों के लिए नहीं रोना है कि भाई हम एमपी पुलिस में रह गए, ठीक है, कुछ किसी वजह से रह गया, मान लीजिए आपका कह सकते हैं नॉर्मलाइजेशन, पता नहीं किस हिसाब का नॉर्मलाइजेशन किया था, है ना, तो उसकी वजह से रह गया, तुमने बहुत अच्छा प्रयास किया था फिर भी रह गया। तो अब उन सारी चीज़ों को छोड़ देना है, जो हो गया वो हो गया, उसका अब कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि लोगों को ज्वाइनिंग मिलने वाली है, ठीक है। तो बचा जो है वो क्या है आपके सामने, या फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम है, डिप्टी जेलर का एग्जाम है। अब जो कुछ भी करना है, जितनी भी तैयारी हमने की है, अब हमको इस एमपी एसआई और एमपी फॉरेस्ट गार्ड, एमपी डिप्टी जेलर पर फोकस करना है ना। तो जो चीजें अंडर नहीं हो सकती हैं उनके बारे में सोचना नहीं है, ठीक है मेरे भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो नुकसान हो चुका है जिसे बदला नहीं जा सकता उस पर बैठकर विलाप करना, इसको हम कहते हैं क्राई ओवर अ स्पिल्ट मिल्क। थोड़ा सा स्पीड को तेज करते हैं, बहुत ज्यादा समझाने के चक्कर में वीडियो बहुत लंबी बन जाती है, ठीक है। कट कॉर्नर्स, अगर ये है मान लीजिए, ठीक है, अब इसके कॉर्नर्स को तुम कट कर रहे हो तो क्या आइडिया यहां पर लगा सकते हो बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने है। टू कट पेपर, की तुम एक पेपर को काट रहे हो। टू डू समथिंग पुअरली टू सेव टाइम और मनी, यानी कि किसी भी चीज को बड़ी पुअर तरीके से करना, मनी यानी पैसे को बचाने के लिए या फिर टाइम को बचाने के लिए। टू बी इफिशियंट या फिर टू वॉक इन अ स्ट्रेट टाइम, क्या हो जाएगा भाई। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि धन या समय की बचत करने के लिए काम को जल्दबाजी और लापरवाही से करना। ये तुमको दे दिया गया, अब तुम इसके कॉर्नर्स को काट रहे हो, शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं, और शॉर्टकट कभी कभी ही सही दिशा में लेकर के जाता है, नहीं तो फिर शॉर्टकट के चक्कर में क्या होता है, खेला खत्म हो जाता है। इसीलिए हम आपको दोनों चीज दे रहे हैं। शॉर्टकट में क्या दे रहे हैं, टॉप 100 की पूरी सीरीज दे रहे हैं कि आप बढ़िया से टॉप 100 पूरा कंप्लीट कर लो। साथ में आपको क्या देना है, साथ में आपको थ्योरी भी दे रहे हैं। तो दोनों चीजें आपको दे रहे हैं कि बढ़िया से थ्योरी पढ़ो, जिस चीज में आपको कमजोरी महसूस हो रही हो कि भाई हमारा ये वाला चैप्टर गड़बड़ है, तो तुरंत थ्योरी की ओर जाओ, थ्योरी करो, पूरा थ्योरी को पढ़ करके और वापस से आकर के टॉप 100 पे प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। या फिर जो मॉक टेस्ट दे रखे हैं उसमें प्रैक्टिस कर लो, या जो प्रैक्टिस सेट दे रखे हैं हर सब्जेक्ट के उसमें प्रैक्टिस कर लो, तो एक बेहतरीन तैयारी आपकी हो जाएगी। तो हर जगह शॉर्टकट नहीं चलाना चाहिए। नंबर 17 देखिए, 17 है द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ड, यानी कि दोनों शब्द उसके बहुत अच्छे थे। द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ड्स, अब बताइए क्या हो जाएगा। WORLDS है, यानी कि जो दोनों संसार थे, वर्ड से आप क्या लगा सकते हैं, संसार, है ना। तो दोनों संसार बहुत अच्छे थे। अब इससे क्या आप एक आइडिया लगा सकते हैं, 4 ऑप्शन आपके सामने है। टू ट्रेवल अलॉट, एन आइडियल सिचुएशन विद बेनिफिट टू डिफरेंट थिंग्स, या फिर ए हैव टू जॉब, या फिर टू लिव इन द 2 सिटीज। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, एक ही समय में 2 अलग अलग स्थितियों या अवसरों का लाभ उठाना। कहते नहीं है उसकी तो 5 उंगलियां घी में है, ठीक है ना। तो वो यहाँ पर एक जो है अर्थ निकल रहा है, टू एन आइडियल सिचुएशन विथ बेनिफिट ऑफ 2 डिफरेंट थिंग्स। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 है एन आर्म एंड ए लेग, यानी कि एक आर्म है, यानी कि एक हाथ है और एक पैर है। बताइए क्या इसका अर्थ निकलेगा। चलिए सीधे आंसर की ओर चलते हैं। सही आंसर हो जाएगा वेरी एक्सपेंसिव, यानी कि बहुत ज़्यादा महंगा होना। तो किसी वस्तु का बहुत अधिक कीमती होना उसको कहते हैं एन आर्म एंड ए लेग। आगे बढ़िए, 19 नंबर ब्रेक ए लेग। ब्रेक ए लेग का क्या अर्थ हो जाएगा।
टू हैव एन एक्सीडेंट, गुड लक, टू बी एंग्री, टू स्टॉप वर्किंग। ब्रेक ए लेग का अर्थ होता है कि भाई जैसे आप कोई काम ऐसा करने जा रहे हो, आप एग्जाम देने जा रहे हो, तो कोई आपको अगर गुड लक कहता है ना कि वेरी गुड, बेस्ट ऑफ लक, तो उसको हम कह सकते हैं ब्रेक ए लेग। अब किसी ने आपसे कह दिया ब्रेक ए लेग, तुमको समझाया अच्छा इसका पैर तोड़ देना है, तुम जाकर के भैया एग्जामिनर का पैर तोड़ के चले आए। क्यों भैया, हमारे आने से पहले हमारे बड़े भाई ने कहा था ब्रेक ए लेग, ठीक है। तो ये ब्रेक ए लेग वो वाला नहीं है। ब्रेक ए लेग का अर्थ है कि तोड़ फोड़ कर दो, एग्जाम देने जा रहे हो, एग्जाम को फाड़ देना, कहते नहीं एकदम फाड़ के चले आए एग्जाम को, तो वो इसका अर्थ है। यानी कि इसका सही आंसर ऑप्शन बी यानी गुड लक हो जाएगा। अगला देखिए, तो ये एक मुहावरा है जिसका उपयोग किसी को शुभकामनाएं देने के लिए किया जाता है। तो ये एक इडियम्स है, ये आपको ध्यान रखना है, ऐसा नहीं किसी का पैर तोड़ने को बोला जा रहा है, ठीक है। अगला, कॉल इट ए डे। कॉल इट ए डे का मतलब है कि एक ही दिन में सारी चीज़ों को बुला लेना। बताइए क्या होगा, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। चलिए आंसर की ओर चलते हैं। सही आंसर हो जाएगा उस दिन के लिए काम को रोक देना, या फिर यह तय करना कि अब आज के लिए काफ़ी काम हो गया। मतलब कि कह रहे हैं कॉल इट ए डे, यानी कि आज जितना काम हुआ है यहीं पर काम को रोक दो, ठीक है। तो इसका अर्थ आ जाएगा टू स्टॉप वर्किंग ऑन समथिंग। अब ये मत कहना कि सर बी ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं यार, आपको तो आंसर से मतलब होना चाहिए, आपको हिंदी का अर्थ पता होना चाहिए, है ना। तो केवल हमने इसलिए ये ऑप्शंस रखे हैं जिससे कि आप उसमें से आसानी से छांट सको। नहीं तो अगर हम चाहते तो इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे, जैसा बाकी जो एजुकेटर है वो करवाते हैं। कॉल इट ए डे लिख दिया, उसके सामने लिख दिया टू स्टॉप वर्किंग समथिंग और नीचे उसका अर्थ लिख दिया, ठीक है। तो ये काम नहीं है। 4 ऑप्शन आपको हमने इसीलिए दिया है कि जिससे कि जैसा एग्जाम वाली फील आपको आ सके, ठीक है। तो ये हो जाएगा उस दिन के लिए काम को रोक देना, यानी कि जितना काम हो चुका है। 21 नंबर देखिए, 21 नंबर है हिट द सेक। हिट द सेक का क्या अर्थ होगा, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, सीधे आंसर की ओर चलेंगे अब, क्योंकि नहीं तो बहुत टाइम होगा। ऑप्शन बी टू गो टू स्लीप। सेक का अर्थ हो जाएगा भाई, हिट द सेक का अर्थ है कि अपने सर को तकिए पर मार देना, ठीक है। तकिया को पिलो भी कहते हैं, सेक भी कहते हैं। अपने सर को तकिए पर मार देना, तो सर को तकिए पर कैसे मारोगे, जब तुम सोने जाओगे। टू गो टू स्लीप, तुम सोने जा रहे हो, अपने सर को तकिए पर या सिरहाने पर रख देना, तो सोने के लिए बिस्तर पर जाना, तो ये हो जाएगा हैट ए सेक। आगे बढ़ते हैं, मिस द बोट। मिस द बोट का क्या अर्थ हो जाएगा, तो मिस द बोट का अर्थ हो जाएगा टू बी टू लेट फॉर अपॉर्चुनिटी। कहते नहीं भैया कि वो ऐसा होता है कि कुछ लोग इंतजार कर रहे थे, मान लीजिए आप ही हो, ठीक है। आप नहीं, आप बुरा मान जाओगे, किसी और को कह देते हैं। कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो एग्जाम देता है, मान लीजिए उसने एग्जाम दिया 4th ग्रेड का, ठीक है। 4th ग्रेड को पास किया उसने, उसका रिजल्ट आया, ज्वाइनिंग आई, कह रहा अरे इसमें ज्वाइनिंग नहीं लेंगे, ठीक है। तो कहते हैं कि भैया कि आप तो मतलब कि एक ऐसी नौकरी ज्वाइनिंग लेंगे जिससे बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हुआ कि जो बोट आई उसको तुमने मिस कर दी कि ये छोटी बोट है, इसको नहीं लेंगे, ठीक है भैया। उसके बाद में फिर उसका निकला मान लीजिए पीपल्स कांस्टेबल का, उसको भी उसने जॉब नहीं ली। अरे ये थोड़ी सी बड़ी बोट है, जब बहुत ज़्यादा बड़ी बोट आएगी तभी लेंगे, यानी हमारा जब डिप्टी जेलर निकलेगा या फिर डिप्टी कलेक्टर निकलेगा तभी लेंगे। अब पता चला कि भाई अगले साल वैकेंसी ही नहीं आई, या फिर वैकेंसी आई लेकिन एग्जाम ही नहीं क्वालिफाई हुआ, तो वही कहते हैं मिस द बोट, यानी छोटी छोटी बोट्स को तुमने छोड़ दिया, अब भटक रहे हैं कि भैया थोड़ा सा ही मिल जाए, अस्पताल सहायक की जॉब मिल जाए, तो उसी को कहते हैं मिस द बोट। का अर्थ होता है टू बी टू लेट फॉर एन ऑन अपॉर्चुनिटी, यानी कि एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो आपको मिल रही थी, अब आप उसके लिए बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हो। तो बहुत ज़्यादा लेट मत कीजिए, तुरंत नोट्स लेकर के तैयारी कर लीजिए बढ़िया से, और सारी टॉप 100 सीरीज कवर कर लीजिए, सारे वीडियोज़ देख लीजिए, एक भी दिन गंवाना मत। एक एक दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि माइनस मार्किंग भी है इस बार, तुक्का लगाने वालों का इस बार खेला खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत सोच समझ के लगाना है। अगर आप एक्यूरेट आंसर लेते हो तो आपको +1 नंबर मिलेगा, अगर आप गलत आंसर टिक करते हो तो 1.25 पीछे हो जाओगे। पहले 1 नंबर पीछे होते थे, अब 1.25 नंबर पीछे हो जाएंगे, है ना। तो उस हिसाब से भाई सोच समझ करके आपको काम करना है। चलिए, तो किसी अच्छे अवसर या मौके का लाभ उठाने में देरी कर देना। अगला है पुल समवन्स लेग, कहते नहीं उसका टांग खींच रहे हो, पुल समवन्स लेग, उसकी टांग खिंचाई हो रही है। तो टांग खिंचाई का क्या अर्थ हो जाएगा, टू जोक विद समवन, यानी कि दूसरे के साथ में जोक करना। सही आंसर बी हो जाएगा, किसी के साथ में मजाक करना या फिर उससे हल्का फुल्का बेवकूफ़ बनाना, उसको कहते हैं पुल समवन्स लेग, यानी कि किसी की टांग खिंचाई करना, ठीक है। 24 नंबर देखिए, स्पीड अपनी थोड़ी स्लो चल रही है, कितना टाइम होगा बताइए भाई। 28 मिनट में 24 क्वेश्चन किए हैं, थोड़ा स्पीड को तेज करते हैं। थ्रू थिक एंड थिन, या थिक एंड थिन का अर्थ क्या होता है, मोटा और पतला। क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा इन गुड टाइम्स एंड बैड टाइम्स, यानी कि कुछ समय के लिए अच्छा समय आना और कुछ समय के लिए गलत खराब समय आना। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, जीवन के हर उतार चढ़ाव और हर कठिन परिस्थिति में किसी का साथ देना। अगला अंडर द नोज। अंडर द नोज का अर्थ क्या हो जाएगा भाई, अंडर द नोज यानी कि नाक के नीचे। तो नाक के नीचे का क्या अर्थ हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राइट इन द फ्रंट ऑफ समवन, यानी कि किसी के सामने कोई काम कर देना, उसको कहते हैं अंडर द नोज। बिल्कुल सामने, आंखों के ठीक नीचे होना, फिर भी उसकी तरफ आपका ध्यान नहीं जा रहा, उसको हम क्या कहेंगे, अंडर द नोज कहेंगे। नंबर 26 बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, यानी कि ड्राइंग बोर्ड की तरफ वापस लौट करके आना। तो क्या इसका अर्थ निकल सकता है, इसका अर्थ निकलेगा टू स्टार्ट ओवर बिकॉज ए प्लान फेल्ड, यानी कि कोई ऐसा
प्लान था आपका जो फेल हो गया है, अब दोबारा से उसके लिए आप प्रयास कर रहे हैं, तो उसको कहते हैं बैक टू द ड्राइंग बोर्ड्स, यानी कि वापस से अपने ड्राइंग बोर्ड्स पर वापस आना। तो किसी योजना के असफल होने पर बिल्कुल नए सिरे से दोबारा कार्य करना। आगे बढ़ते हैं 27 नंबर, बीट ए डेड हॉर्स, यानी कि एक मरे हुए घोड़े को मार रहे हैं। तो क्या अर्थ निकल सकता है इन चार ऑप्शन में से? तो ये अर्थ निकलेगा टू वेस्ट टाइम, यानी कि समय बर्बाद कर रहे हैं ऑन समथिंग दैट इज ऑलरेडी ओवर, यानी एक ऐसी चीज पर समय बर्बाद करना जो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी। वही आपका एमपी पुलिस वाला एग्जाम्पल आ जाएगा कि एमपी पुलिस का एग्जाम अब हो चुका है, फिजिकल उसका हो चुका है, रिजल्ट उसका आ चुका है, अब उसके ऊपर बैठ करके क्यों रो रहे हो भाई? वो हॉर्स तो मर चुका है ना, अब क्यों उसको दोबारा से पीट रहे हो? तो यही हो जाएगा बीट ए डेड हॉर्स, एक मरे हुए हॉर्स को मारना, अर्थात टू वेस्ट टाइम ऑन समथिंग दैट इज ऑलरेडी ओवर, एक ऐसी चीज पर समय खराब करना जो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। अगला देखिए, बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, यानी कि एक ऐसी चीज को बहुत ज्यादा चबाना जो हद से ज्यादा उसको चबाना। इस कैसे ना, मोर देन यू कैन च्यू, जितना आप उसको चबा सकते थे उससे ज्यादा चबाना। चार ऑप्शन आपके सामने, क्या अर्थ निकल सकता है? तो टू टेक ऑन ए टास्क दैट इज टू बिग, यानी कि एक ऐसी चीज को, एक ऐसे टास्क को लेना जो बहुत ज्यादा आपकी कह सकते हैं कि सामर्थ्य से बहुत ज्यादा कठिन है, उसको हम कहेंगे बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, यानी कि जितना आप नहीं खा सकते थे उससे ज्यादा बड़ी चीज को ले लेना। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अपनी क्षमता योग्यता से कहीं अधिक बड़ा उत्तरदायित्व तो अपने ऊपर ले लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 29 नंबर, बर्न ब्रिजेस, यानी कि बर्न का अर्थ होता है जलाना, ब्रिज का अर्थ होता है पुल, तो पुल को जलाना। तो क्या अर्थ निकल सकता है बर्न ब्रिजेस का? सही आंसर हो जाएगा टू डिस्ट्रॉय रिलेशनशिप, यानी कि जो कहते नहीं भाई, तुम दोनों के बीच में, तुम हो, तुम्हारी मित्री है या तुम्हारा मित्र है, आपस में बॉन्डिंग बहुत अच्छी, ब्रिज अच्छी बना हुआ है, लेकिन तुमने उस ब्रिज को क्या कर दिया? जला दिया। क्यों जला दिया भैया? तो क्या अर्थ निकल सकता है इसका? टू डिस्ट्रॉय, यानी कि खत्म कर देना, रिलेशनशिप, यानी जो तुम्हारी रिलेशनशिप तुम्हारे मित्र के साथ में थी तुमने इसको खत्म कर दिया है, या फिर पास्ट परमानेंटली, यानी कि हमेशा के लिए किसी चीज को समाप्त कर देना। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। चीजें याद हो रही है ना? जब एग्जाम में आएंगी तो सही टिक कर लोगे ना? अगर कर लोगे सही टिक तो फिर लाइक क्यों नहीं कर रहे हो भैया? वहीं पर टिक करोगे क्या? वहीं पर माउस से क्लिक करोगे, यहाँ पर नहीं क्लिक कर सकते, यहाँ पर जो है लाइक का बटन दिख रहा है, जल्दी से लाइक कर दो, और कमेंट कर दोगे तो और भी अच्छी बात है। सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको आगे भी ऐसी मिलने वाली हैं। ठीक है, चलो अगला है बाई द स्किन ऑफ योर टीथ, यानी कि क्या कह रहे हैं? बाई द स्किन ऑफ योर टीथ, यानी कि हमारे टीथ की स्किन यानी इनेमल की बात की जा रही है। तो क्या अर्थ निकल सकता है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। सही आंसर हो जाएगा जस्ट बेयरली बाय अ वेरी नैरो मार्जिन। अब तुम दांत की खाल निकाल रहे हो, तो क्या कर रहे हो? नैरो मार्जिन, ही बहुत बारीक चीज करने तुम जा रहे हो। तो सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा बाय द स्किन ऑफ योर टीथ, यानी कि दांत की खाल निकालना। तो ये बहुत ही बारीक काम होता है। तो सही अर्थ हो जाएगा बहुत ही मामूली अंतर से, या फिर कितनी बाल बाल बच गया, तो वही आपका यहाँ से जो है अर्थ निकल सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट। क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट, यानी कि जो बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है उसने कैट को मार दिया है, बिल्ली को मार दिया है। तो क्या इसका अर्थ निकल सकता है? बताइए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भी, इसका भी आंसर ऑप्शन बी होगा। बीइंग टू इनकॉन्जिटिव कैन लीड और टू ट्रबल, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा दूसरों के मामले में बहुत अधिक ताक झांक करना मुसीबत का कारण बन सकता है। तो किसी के मामले में क्यूरियोसिटी नहीं लेकर के आनी चाहिए। बहुत ज्यादा किसी के मामले में क्यूरियोसिटी रखोगे तो किल्ड द कैट, यानी कि तुम कैट बन जाओगे और उस कैट को फिर मार दिया जाएगा। ठीक है, तो बहुत अधिक ताक झांक करना मुसीबत का कारण बन सकता है। भाई कोई मित्र है तुम्हारा और उसकी मित्री है, उसमें आपस में लड़ाई झगड़ा या जो भी हो रहा है, तो तुमको क्या मतलब है? ताक झांक नहीं करना चाहिए, नहीं तो दोनों मिलकर के तुम्ही को पीट देंगे। ठीक है ना? तो ये सिस्टम बनेगा। अगला, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, ये तो आपने बहुत सुना होगा। डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, एक बुक को उसके कवर से नहीं जज करना चाहिए, अर्थात डोंट जज बाय अपीयरेंस अलोन, यानी कि अगर कोई व्यक्ति अकेला है या कोई व्यक्ति जैसा है वैसा आपको दिख नहीं रहा है तो उसको मतलब कि जज नहीं करना चाहिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, किसी भी व्यक्ति या वस्तु की गुणवत्ता का अंदाजा केवल उसके बाहरी रूप रंग से नहीं करना चाहिए। भाई वो काला है या वो गोरा है, या फिर उसके पैर में चोट लगी है, या फिर वो कोट पैंट नहीं पहने हुए, नॉर्मली कोई पैंट शर्ट पहने हुए, तो उसको ऐसा नहीं जज करना चाहिए कि वो गरीब हो सकता है वो अमीर हो, आपके साथ में मजाक कर रहा हो, है ना? तो ये भी हो सकता है। चलिए, ये आपके एग्जाम में बहुत काम आएगा कि भाई कोई ऐसा सवाल जो आपको देखने में तो कैसा लग रहा है, एकदम सरल लग रहा है, अरे ये इसको तो निपटा लेंगे, और जब तुम उसको करने बैठे, यानी कि तुमने छोड़ दिया, मैथ का कोई सवाल है सरल लग रहा था, अरे इसको बाद में निपटा देंगे, ये तो अब चुटकियों का काम है। अब लास्ट टाइम पे तुम्हारे पास में 10 सेकंड बचे, तुम गए उस सवाल पे, ये तो चुटकियों वाला सवाल था, अब भैया वो सवाल तुमसे बन नहीं रहा है, तो वो सवाल छूट गया ना। अगर चाहते पहले इसको कर सकते थे, लेकिन तुमने इसको सरल समझ के छोड़ दिया, बाद में उसने क्या किया? तुम्हारा निपटारा कर दिया। ठीक है, तो किसी भी प्रश्न हो या व्यक्ति हो, उसकी गुणवत्ता का अंदाजा केवल उसके बाहरी रंग रूप से नहीं लगाया जा सकता है। अगला,
फिट एज ए फीडल, यानी कि सुई की तरह फिट हो जाना। क्या अर्थ निकलेगा चारों में से? तो वही इसका सही अर्थ वही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि पूरी तरह से स्वस्थ, तंदुरुस्त और सक्रिय होना। भाई सुई होती है मशीन की सुई, खट 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 ऐसे चलती रहती है ना, यानी कि पूरी तरह से वो एक्टिव है, सक्रिय है, तंदुरुस्त और सक्रिय है ना। तो फिट एज ए फील्डर यानी कि सुई की तरह फिट रहना, तो ये हो जाएगा टू बी एन एक्सीलेंट फिजिकल हेल्थ, यानी कि उसकी हेल्थ जो फिजिकली हेल्थ जो है वो बहुत अच्छी एक्सीलेंट है, बढ़िया से रनिंग कर लेता है, बढ़िया से दौड़ कर लेता है, 100 नंबर का फिजिकल कर लेता है। तो ऐसे व्यक्ति को हम कहेंगे फिट एज ए फिडल, यानी कि सुई की तरह मजबूत होना, सुई की तरह सक्रिय होना। अगला, गो डाउन इन फ्लेम्स। गो डाउन इन फ्लेम्स का अर्थ है कि आग में कूद जाना। फ्लेम्स का क्या अर्थ होता है? फ्लेम्स का अर्थ होता है आग की लपटें, तो आग में कूद जाना। अब चार ऑप्शन में से क्या बन सकता है बताइए इसका? टू सेट फायर यानी कि आग लगा देना, टू फेल स्पेक्चुअली यानी कि अचानक से कूद जाना, टू बी हॉट यानी बहुत ज्यादा गर्म होना, या फिर टू फ्लाई। बताइए क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन बी हो जाएगा, किसी कार्य में पूरी तरह से और बुरी तरह से असफल हो जाना। यानी कि आग में कूद गए तुमको ये नहीं पता था कि भाई ये जल जाएंगे, लेकिन बिना सोचे समझे कूद गए, तो इसको कहेंगे टू फेल स्पेक्चुअलिटी, यानी कि अचानक से ऐसी स्थिति में कूद जाना, ऐसी स्थिति में पहुंच जाना जहां पर आप बुरी तरह से असफल हो सकते हैं। अगला देखिए, हिट द बुक। हिट द बुक्स का क्या अर्थ हो जाएगा? सही अर्थ ऑप्शन बी हो जाएगा, टू स्टडी हार्ड, यानी कहते नहीं उसने सारी किताबें फाड़ दी, इतना पढ़ा कि सारी किताबें फाड़ दी, सारी किताबें चाट ली, ऐसे कहते नहीं है, तो वो इसका अर्थ हो जाएगा हिट द बुक्स, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा, टू स्टडी हार्ड। ठीक है, चलिए, तो परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत मन लगा करके तैयारी करना, तो हो जाएगा टू स्टडी हार्ड। अगला 36 नंबर देखिए, इन द सेम बोट। इन द सेम बोट का क्या अर्थ निकल रहा है? कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो, और आप और वो व्यक्ति दोनों सेम बोट में बैठे हुए हो, यानी एक ही बोट में बैठे हुए, तो क्या अर्थ निकल सकता है उसका? बताइए क्या अर्थ निकल सकता है इन चारों में से? तो टू इन द सेम बोट का अर्थ हो जाएगा इन द सेम डिफिकल्ट सिचुएशन, यानी कि सेम बोट का अर्थ है कि तुम दोनों लोग डिफिकल्ट सिचुएशन में हो, सेम सिचुएशन में हो। भाई तुम और तुम्हारी मित्री दोनों लोगों ने डिप्टी जेलर का फॉर्म भरा है, तो दोनों लोग इस समय सेम सिचुएशन में हो कि तुम भी तैयारी करोगे, वो भी तैयारी करेगी, और अगर दोनों का काम हो गया, यानी कि दोनों की ज्वाइनिंग हो गई, तो भैया अच्छी बात है, और नहीं हुई तो फिर और भी ज़्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन में पहुंच सकते हो। ठीक है ना, तो मन लगा करके तैयारी करो, जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक ही जैसी कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, यानी एक ही एग्जाम के लिए फॉर्म भर दिया है, एक जैसी परिस्थितियां, तो उसको हम कहते हैं टू द सेम बोट। तो आप जाकर के आज कहना कि अपन तुम तो एक ही सेम बोट में बैठे हुए हैं, टू द सेम बोट। ओके, सेम बोट का क्या अर्थ हो गया? नाव वाव कहाँ चला रहे हो, तो कहेंगे टू इन द सेम सिचुएशन, यानी कि सेम डिफिकल्ट सिचुएशन इसका अर्थ हो जाएगा। शुक्ला सर ने ऐसे ही याद कराया है, तो हम भी तुमको ऐसे ही याद करा दे रहे हैं। याद कर लो, शायद ही आ जाए तो अपना 1 नंबर का काम बन जाएगा। ठीक है ना, तो ऐसे आप याद कर लेना। ठीक है, चलो अगला देखिए, किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन, यानी कि दो पक्षी उड़ रहे हैं, एक ही स्टोन से तुमने दोनों को मार दिया है। तो कह रहे हैं किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन, यानी एक स्टोन से, कहते हैं एक तीर से दो निशाने, वो वाला यहाँ पर बन जाएगा मुहावरा। तो क्या हो जाएगा? टू सॉल्व टू प्रॉब्लम एट वंस, यानी एक बार में दो प्रॉब्लम को सॉल्व कर देना। ठीक है, यही सिचुएशन आपकी होनी चाहिए कि दो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं, एक ही ऐसा ट्रिक लगाओ कि ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं। ठीक है ना, तो इससे आप याद रखेंगे किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन, यानी एक स्टोन से दो बर्ड्स को मारना, टू सॉल्व टू प्रॉब्लम एट वंस, एक बार में दो प्रॉब्लम सही करना। एक ही प्रयास है, एक ही कार्य से दो अलग अलग लक्ष्यों को प्राप्त कर लेना, यानी कि तुम इतना प्रयास कर रहे थे कि डिप्टी जेलर भी तुम्हारा निकल गया और तुम्हारा अस्पताल सहायक का भी निकल गया। ठीक है, एमपीएसआई आ गया तो एमपीएसआई भी साथ में निकल गया। इस हिसाब से आपको तैयारी करना है, और वही हमारा प्रयास रहता है। जिन लोगों ने हमसे एमपीएसआई प्री की तैयारी की होगी, उनके लिए डिप्टी जेलर का एग्जाम और भी ज्यादा सरल हो जाने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर, लीव नो स्टोन अनटर्न। इसमें क्या अर्थ हो रहा है? लीव का अर्थ होता है छोड़ना, नो स्टोन माने कोई भी पत्थर को, अनटर्न यानी कि वहां पर रखा हुआ नहीं छोड़ना। तो क्या अर्थ इसका लग सकता है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, सही आंसर वही ऑप्शन भी हो जाएगा, टू ट्राई एवरी पॉसिबल वे, यानी कि जितने भी तुमसे हो सकता था तुमने हर प्रकार की कोशिश कर दी। कहते नहीं साम दाम दंड भेद, सारी कोशिश कर ली इस एग्जाम को पास करने के लिए। तो वही अर्थ निकल के आएगा, लीव नो स्टोन, यानी कोई भी तुमने तरीका नहीं छोड़ा इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो किसी कार्य को पूरा करने के लिए अपनी तरफ से हर संभव कोशिश करना और कोई भी कसर ना छोड़ना। इसकी पीडीएफ फिर से आप लोगों से कह रहे हैं, कल वाली वही सिचुएशन है। अगर 20 सब्सक्राइबर 20+ सब्सक्राइबर इस वीडियो से हमको मिलते हैं तो इसकी पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल सक्सेस जंक्शन लाइव में डाल देंगे, नहीं तो जो नोट्स ग्रुप है उसमें ये पीडीएफ अभी थोड़ी देर बाद 4-5 घंटे बाद पेड नोट्स ग्रुप में डल जाएगी। जिन लोगों ने नोट्स लेकर के ग्रुप ज्वाइन किया है उसमें डल जाएगी। कल वाली जो लेखकों की टॉप 100 वाली पीडीएफ थी वो आज सुबह हमने डाल दी है। आप लोग जिन लोगों ने नोट्स लिया है, ग्रुप में जुड़े हुए हैं, वो लोग जाकर के देख सकते हैं। टॉप 100 हिंदी के लेखक, उनकी रचनाओं की पीडीएफ डल चुकी है। और सब्सक्राइबर की बात करते हैं तो अभी तक उस पर मात्र 8 सब्सक्राइबर मिले हैं।
ठीक है। अब जैसे इसके 20 सब्सक्राइबर पूरे होंगे, 20 सब्सक्राइबर पूरे होते ही हमारे पास नोटिफिकेशन आएगा कि जो आपने वादा किया था वो पूरा कीजिए। तो 20 सब्सक्राइबर जैसे ही हमको वीडियो पर मिलेंगे, हम तुरंत उसकी पीडीएफ टेलीग्राम में डाल देंगे। सेम सिचुएशन इसके भी है, जैसे ही आप 20 सब्सक्राइबर इस पर करवाते हैं, इसकी भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल सक्सेस जंक्शन लाइव में मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, या सर्च करना सक्सेस जंक्शन लाइव, अपना सिल्वर प्ले बटन वहाँ पर लगा होगा, उसको आप लोग ज्वाइन कर लेना। और इसको सब्सक्राइब जरूर कर लो भाई, जितने लोग भी देख रहे हो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। 20 सब्सक्राइबर होते इसकी पीडीएफ हम डाल देंगे टेलीग्राम ग्रुप में, और नहीं हुए 20 सब्सक्राइबर तो भैया वो तो फिर पेड नोट्स ग्रुप में जाने वाली है, ठीक है। उन लोगों को तो तुरंत ही मिल जाएगी, क्योंकि भाई वो पे करके और फिर नोट्स ले रहे हैं तो उनको तो मिलना ही मिलना है। चलो 39 देखिए, 39 क्या है, वंस बीटन ट्वाइस साई। वंस बीटन का अर्थ है कि एक बार हार गए हैं, दूसरी बार साई मतलब शर्मा रहे हैं। तो क्या इसका अर्थ हो जाएगा, हर्ट वंस यानी कि एक बार चोट लगी है, केयरफुल नेक्स्ट टाइम यानी कि अगली बार के लिए बहुत ज़्यादा केयरफुल है। कहते नहीं दूध का जला छाछ को फूक फूक कर पीता है, तो वो वाला सिस्टम है। हर्ट वंस केयरफुल नेक्स्ट टाइम, सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। एक बार जिसे किसी चीज़ से नुकसान पहुंचता है, अगली बार वो अधिक सावधान हो जाता है। 40 नंबर, रेन ऑन समवंस परेड, यानी कि परेड चल रही थी खूब बढ़िया, सब लोग परेड कर रहे थे, जितने लोग भैया थे ना, मतलब कह सकते हैं कि परेड चल रही थी गणतंत्र दिवस की, और उसमें पानी आ गया, पानी बरस गया। तो क्या इसका अर्थ निकाल सकते हैं आप, टू स्पॉइल समवंस प्लान और मूड, यानी कि उन लोगों की परेड को क्या कर दिया, इस पानी ने खत्म कर दिया, उन लोगों की परेड को खराब कर दिया। तो टू स्पॉइल समवन, स्पॉइल का अर्थ होता है बर्बाद कर देना, टू स्पॉइल समवंस प्लान और मूड यानी कि किसी के प्लान और उसके मूड को बर्बाद कर देना, ठीक है। तो ये इसका अर्थ हो जाएगा रेन ऑन समवंस परेड। आगे बढ़े, चलिए, किसी की खुशियों में बाधा डालना या किसी के बने बनाए प्लान को खराब कर देना। ये सारे प्रश्न अभी एमपीएसबी एपटेक ने पूछे भैया, जितने भी 4-5 एग्जाम हुए हैं वहां पर, है ना, तो वही प्रश्न आपके लिए लेकर के आ गए हैं, फालतू के प्रश्न नहीं आएंगे। देखिए, सी आई टू आई, किसी की आंखों में आंखें डाल करके बात करना, तो क्या इसका अर्थ निकलेगा, टू एग्री विद समवन कंप्लीटली, यानी कि जो सामने वाला बात कह रहा है, जो तुम्हारी मित्री बात कह रही है, उसकी बात पर तुम जी हजूरी कर रहे हो, हाँ भैया बिल्कुल सही है, हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो क्या हो जाएगा, टू एग्री विद समवन कंप्लीटली, यानी दूसरे के साथ में कंप्लीटली एग्री होना, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। अगर स्टील्स समवंस थंडर, स्टील का अर्थ होता है चुरा लेना, समवंस माने किसी का, थंडर मतलब तूफान। अबे किसी का तूफान चुरा लिया, ये क्या अर्थ निकल रहा है, तो इसका देख लेते हैं क्या अर्थ निकलेगा। इसका अर्थ निकलेगा टू टेक क्रेडिट फॉर समवंस एल्स वर्क, यानी कि किसी ने बहुत मेहनत करके कोई चीज़ तैयार की है और तुमने उसका क्रेडिट ले लिया है, यानी उसने कह सकते हैं तूफान खड़ा कर दिया, इतनी मेहनत की तूफान खड़ा कर दिया और तुमने क्या किया, उसका क्रेडिट ले लिया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आंसर, टू टेक क्रेडिट फॉर समवंस एल्स वर्क, यानी दूसरे ने कोई कठिन परिश्रम किया और उसका क्रेडिट तुमने ले लिया है। किसी दूसरे की उपलब्धि या विचार का श्रेय जो है वो खुद को ले लेना, उसको कहते हैं टू स्टील समवंस थंडर। अगला देखिए 43 ये रहा, टेक इट विथ ए ग्रेन ऑफ साल्ट। ग्रेन ऑफ साल्ट का अर्थ क्या होता है कि यानी साल्ट का अर्थ होता है नमक, टेक मतलब लेना, विथ मतलब साथ में, ग्रेन मतलब अनाज, अनाज और नमक साथ में लेना। क्या अर्थ निकल सकता है चारों ऑप्शन में से, तो सही अर्थ निकलेगा टू नॉट बिलीव समथिंग कंप्लीटली, यानी कि किसी भी चीज़ पर पूरी तरह से विश्वास न करना कि भाई अनाज भी है और नमक भी है, अनाज और नमक एक साथ कैसे मिल सकता है, नहीं मिल सकता। तो क्या अर्थ निकलेगा इसका, टू नॉट बिलीव समथिंग कंप्लीटली, किसी पर पूरी तरह से विश्वास न करना। तो किसी सूचना या बात को पूरी तरह से सच न मानना और उस पर थोड़ा सा संदेह करना, उसको हम कहते हैं टेक इट विथ ए ग्रेन ऑफ साल्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 44, अप इन द एयर, ये क्या अर्थ निकल रहा है, अप इन द एयर यानी कि हवा में ऊपर उठते चले जाना, यही तो होगा। अप मतलब ऊपर उठना, इन मतलब में, द एयर यानी कि हवा में ऊपर उठना। तो क्या अर्थ निकल सकता है चारों में से, अनसर्टेन और अनडिसाइडेड। अब भाई तुम्हारे अंदर इतना वजन है कि तुम हवा में ऊपर थोड़ी उड़ जाओगे, है ना, बिना किसी सहायता के हवा में ऊपर तो नहीं उड़ सकते हो। तो इसका अर्थ यही निकलेगा अनसर्टेन और अनडिसाइडेड, यानी कि जब किसी बात का निर्णय अभी तक ना हुआ हो और स्थिति अनिश्चित हो। भाई तो अगर तुम कोई किसी प्रकार का सहायता नहीं लोगे, यानी गुब्बारा वगैरह नहीं बांधोगे या प्लेन में नहीं बैठोगे, तो तुम ऊपर नहीं उड़ सकते हो, है ना। तो ये अनिश्चितता है, तो वही इसका अर्थ निकलेगा जब किसी बात का निर्णय नहीं हुआ कि तुम ऊपर उड़ सकते हो कि नहीं उड़ सकते हो। अगर गुब्बारा बांध लोगे तो उड़ जाओगे, नहीं बांधोगे तो नहीं उड़ोगे, है ना, और स्थिति अभी अनिश्चित है, तो इसी को हम कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 45 नंबर 45, रैप योर हेड अराउंड समथिंग, यानी कि रैप योर हेड, रैप का अर्थ होता है बांध लेना, हेड का अर्थ होता है सर, सर के चारों तरफ कुछ बांध लेना। तो क्या अर्थ निकलेगा इसका, टू अंडरस्टैंड समथिंग कॉम्प्लिकेटेड, यानी कि कोई भी चीज़ ऐसी थी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी लेकिन उस बात को तुम समझ गए हो, है ना, तो तुम्हारे कहते नहीं सर घूम गया उसका, ऐसी इतनी कॉम्प्लिकेटेड बात थी। तो इतनी कॉम्प्लिकेटेड बात थी जिसने रैप मतलब कि तुम्हारे सर को पूरी तरह घुमा दिया, लेकिन फिर भी तुम उसको समझ गए। तो किसी अत्यंत कठिन या जटिल बात या विचार को समझने में सफल होना, उसको कहते हैं रैप योर हेड अराउंड समथिंग।
अगला देखिए 46 है ए पेनी ऑफ योर थॉट, ए पेनी ऑफ योर थॉट्स। थॉट्स का क्या हो जाएगा? सोचना। तो कोई ऐसी चीज है जो तुमको पैनिक कर रही है, सोचने के लिए पैनिक कर रही है, तो क्या अर्थ निकलेगा? वे ऑफ आस्किंग व्हाट समवन इज थिंकिंग, यानी कि उससे पूछना कि भाई तुम क्या सोच रहे हो। बताओ, थॉट्स का सोचना ही होता है कि ये देखो ये आप हो, ये आपकी मित्री है। अब मित्री बहुत देर से सोच रही, कुछ सोच रही, क्या सोच रही क्या सोच रही, तो तुम क्या करोगे? उससे पूछोगे भाई क्या सोच रहे, क्या दिक्कत है बताओ। तो उसको हम कहते हैं ए पेनी ऑफ योर थॉट्स। सही अर्थ हो जाएगा ऑप्शन बी, चुपचाप बैठे व्यक्ति के मन की बात जानने के लिए पूछना। अब वो चुपचाप बैठी, तुमने आईफोन नहीं दिया है, ठीक है, चुपचाप बैठी है और तुम पूछ रहे हो, भाई आग में घी डालने का काम कर रहे हो, ठीक है ना, तो सर पे कफन बांध करके जा रहे हो, ये भी सोच लेना। यानी उसके थॉट्स को जानने की कोशिश कर रहे हो। टू पैनी फॉर योर थॉट्स, यानी कि वो पैनिक होकर के बैठी हुई है, ठीक है, और तुम पूछ रहे हो क्या हो गया, क्या हो गया, एक देखिए ला करके क्या हो गया, आईफोन नहीं दिया तुमने, है बोले थे आईफोन देने के लिए, ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। देखो मजाक करते हैं, सारी चीज़ें याद हो जाती हैं आपको, है ना। बहुत ज़्यादा अगर एकदम से बहुत ज़्यादा सीरियस होकर पढ़ोगे तो तुम मुश्किल से 20 क्वेश्चन तक पढ़ पाओगे, उसके बाद कहोगे अरे यार बोर हो रहा है, हटाओ। और जिस तरह से हम आपको पढ़ा रहे हैं थोड़ा सा मजाक मस्ती के मूड में, तो आप पूरी वीडियो आराम से पढ़ लोगे और सारी चीज़ें आपके दिमाग में छप जाएंगी। अब अगर आपसे पूछेगा कोई, मान लीजिए आपके एग्जाम में यही आ गया ए पेनी ऑफ योर थॉट्स, तो तुम्हारे दिमाग में तुरंत आएगा सर ने कहा था मित्री बगल में बैठी थी आईफोन के लिए रूठ गई थी, ठीक है ना, और मैं उसके मन की बात जानना चाह रहा था, तो वे ऑफ आस्किंग व्हाट समवन थिंकिंग, मैं उससे पूछ रहा था कि तुम क्या सोच रही हो। तो ऐसे आप तुरंत इसका आंसर लगा दोगे ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। तो ये हमारा मुख्य उद्देश्य है, क्वेश्चन सही होना चाहिए भैया, माइनस मार्किंग नहीं होनी चाहिए, आपका नंबर 1.25 प्लस होना चाहिए, माइनस नहीं होना चाहिए, हमारा उद्देश्य है, चाहे कैसे भी हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 47 देखिए, टू गेट आउट ऑफ हैंड, यानी कि हैंड का क्या होगा? हाथ, हाथ से बाहर निकल जाना, यानी इसका क्या अर्थ निकल सकता है? तो इसका अर्थ होगा टू गेट आउट ऑफ कंट्रोल, यानी कि कहते नहीं भाई कानून के हाथ लंबे होते हैं, लेकिन अब ये चीज कानून के हाथ से भी बाहर निकल गई है, तो कहते हैं भाई टू गेट आउट ऑफ हैंड का अर्थ हो जाएगा टू गेट आउट ऑफ कंट्रोल, यानी कि कंट्रोल से बाहर हो जाना। तो सही आंसर ऑप्शन बी, अर्थ क्या निकलेगा देख लीजिए, जब कोई स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाए। अगला, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, यानी कि जो तुम्हारे कार्य हैं वो तुम्हारी बातों से ज़्यादा दिखाई देते हैं। एक्शन स्पीक यानी कि बहुत ज़्यादा बोलते हैं, लाउडर देन योर वर्क, क्या आंसर निकल जाएगा? व्हाट यू डू इट मोर इंपॉर्टेंट देन व्हाट यू से। देखो जो तुम कर रहे हो ना वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है इसकी बजाय कि तुम क्या बोलते हो। जैसे भाई एमपी पुलिस का रिजल्ट आया, रिटर्न का रिजल्ट आया, तुमने पूरे गांव में मिठाई बांट दी, अरे भैया अपना क्लियर हो गया, अपना क्लियर, अरे भैया फिजिकल अभी थोड़ी क्लियर हुआ है ना। तो पहले बोलो मत, पहले काम करो, पहले रिटर्न निकला है फिजिकल करो, फाइनल ज्वाइनिंग लो, उसके बाद में जब ढोल अपने आप बजेंगे अपने आप पता चल जाएगा। तो पहले से क्यों बोल रहे हो? तो जो तुम्हारा एक्शन होगा ना वो और ज्यादा तेज बोलेगा। एक्शन स्पीक लाउडर देन योर वर्ड्स, जो तुम बाकी लोगों से बोल रहे हो जब तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा तो लोगों को अपने आप पता चल जाएगा। फिर दूसरा व्यक्ति तुम्हारे बारे में दूसरे से बोलेगा भैया उसका सिलेक्शन हो गया, दूसरा तीसरे से बोलेगा, तुमको बताने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, है ना। तो जो तुम्हारा एक्शन होगा वो डिपेंड करेगा कि लाउडर देन योर वर्ड्स, तुम्हारे वर्ड से ज्यादा वो रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हिंदी में देख लीजिए, तो इंसान जो करता है उसका मूल्य उसकी कही गई बातों से ज्यादा अधिक होता है। तो चुपचाप तैयारी करते रहिए, नोट्स लेकर के बढ़िया से प्रैक्टिस सेट लगाइए, बढ़िया से तैयारी कीजिए, किसी से मत बताइए कि तुम क्या कर रहे हो, ठीक है। जब रिजल्ट आएगा तो अपने आप सबको पता चल जाएगा। अगला देखिए, अगला है ऐड इंसल्ट टू इंजरी, ये क्या अर्थ निकल रहा है? इंसल्ट मतलब बेइज्जती करना, इंजरी मतलब चोट लग गई है, तो क्या इसका अर्थ निकल सकता है? सही आंसर ऑप्शन बी, टू मेक ए बैड सिचुएशन इवन वर्स, मतलब कि एक तो भाई इंसल्ट हो गई थी, ऊपर से इंसल्ट हो गई, ऊपर से चोट भी लग गई, तो भाई बुरे से भी बुरा हो गया, है ना। तो यही इसका अर्थ निकलेगा, टू मेक ए बैड सिचुएशन इवन मोर, यानी कि खराब स्थिति को और अधिक बिगाड़ देना, कहते हैं जले पर नमक छिड़क देना, ठीक है। तो इंसल्ट हो रखी थी और चोट भी लग गई, तो जले पर क्या हो गया? नमक छिड़क दिया गया। नंबर 50 जो कि आपका आखिरी इडियम्स होगा, इसके बाद में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट होंगे। अगला है फेस द म्यूजिक, यानी कि म्यूजिक को फेस करना, गाना चल रहा है सुन रहे हो, क्या अर्थ निकल सकता है? टू एक्सेप्ट द अनप्लीजेंट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वंस एक्शन, यानी कि किसी के एक्शन से बहुत ज़्यादा परेशानी होना। देखो अपने द्वारा किए गए गलत कार्यों के बुरे परिणामों को साहस के साथ में स्वीकार करना। फेस द म्यूजिक इसका अर्थ है कोई तुम्हारी बात कह रहा है, जो तुमने गलत काम किए हैं तुम्हारे मुंह पर कोई कह रहा है और तुम उसको अगर स्वीकार कर रहे हो, उसी को कहते हैं फेस द म्यूजिक, ठीक है। तो इस तरह से आपके 50 अति महत्वपूर्ण जो आपके इडियम्स एंड फ्रेजेस थे वो यहाँ पर कंप्लीट होते हैं, ठीक है। आइए अब शुरू करते हैं हम MPSI डिप्टी जेलर महत्वपूर्ण वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन टॉप 50 MCQ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। उससे पहले आप सब लोगों से निवेदन है, अगर ये क्लास आपको पसंद आ रही हो, पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा हो, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे भाई, ठीक है। चलो पहला देखिए, 50 में पहला वाला पढ़ेंगे। ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति
जो भगवान के होने या ना होने पर विश्वास नहीं करता है उसको हम क्या कहते हैं, बहुत पूछा जाता है, 3-4 स्टार आप इस पे लगा सकते हो। सही आंसर हो जाएगा, उसको हम कहते हैं एथिस्ट। देखिए, जो व्यक्ति ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता उसको हम नास्तिक कहते हैं, और नास्तिक को हम क्या कहते हैं, एथिस्ट कहते हैं। ठीक है, आगे, ए पर्सन हु लुक एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी भी कार्य के अच्छे फेस की तरफ, यानी कि कोई काम उसने किया है तो हमेशा पॉजिटिव सोचता है। यह भी एमपीएसआई में पूछा गया था, तो पॉजिटिव के बारे में सोचता है, उस व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ए पर्सन हु लुक एट द ब्राइट साइड ऑफ द थिंग, किसी भी चीज के अच्छी विषय के बारे में सोचना या अच्छी आशा उम्मीद लगाना, उसको हम क्या कहेंगे, सही आंसर ऑप्शन सी, ऑप्टिमिस्ट उसको कहते हैं। जो व्यक्ति जीवन के सकारात्मक या उज्जवल पक्ष को देखता है उसको हम आशावादी कहते हैं, और आशावादी का अर्थ होता है ऑप्टिमिस्ट, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही होगा। नंबर 3 देखिए, ए लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, किसी व्यक्ति के द्वारा खुद की लाइफ हिस्ट्री को लिखना क्या कहलाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑटोबायोग्राफी। ये बहुत पूछे जाते हैं भाई, ऑटोबायोग्राफी वगैरह है ना, ये एमपीएसआई आंसर की उठा करके देखना, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, एक व्यक्ति के द्वारा खुद की बातें लिखी जाना क्या कहलाता है, ऑटोबायोग्राफी। किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं लिखा जाना अपना जीवन वृत्तांत, उसको हम आत्मकथा कहते हैं, और उसको हम ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। नंबर 4 है, ए पोजीशन फॉर विच नो सैलरी इज पेड, एक ऐसी स्थिति जिसमें कार्य करने के लिए सैलरी नहीं दी जा रही हो, ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन, सही आंसर हो जाएगा ऑनररी। ठीक है, ऑनररी कहते हैं उसको। ठीक है, ऐसा पद जिसके लिए कोई वेतन या पगार नहीं दी जाती है उसको हम अवैतनिक कहते हैं, यानी कि ऑनररी कहते हैं, याद रखना है। अगला नंबर 5 है, वन हु इज एबल टू यूज बोथ हैंड विथ इक्वल स्किल, यानी कि दोनों हाथों को इक्वल स्पीड से यूज कर सकता है, ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे। सही आंसर ऑप्शन ए, इसको हम कहेंगे एम्बी डेक्स्ट्रस। क्या कहेंगे, एम्बी डेक्स्ट्रस। तो जो व्यक्ति दोनों हाथों का समान कुशलता के साथ प्रयोग करे उसको हम कहते हैं एम्बी डेक्स्ट्रस। नंबर 6 देख लीजिए, नंबर 6 है, ए प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, एक ऐसी जगह जहां पर पक्षियों को रखा जाता है उसको क्या कहते हैं, उसको हम एवियरी कहते हैं। ठीक है, पक्षीशाला जिसको हम कहते हैं, तो उसको हम पक्षीशाला कहते हैं। अगला, ए पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, एक ऐसे व्यक्ति जो मानवों के मांस को खाता है उसको क्या कहते हैं, उसको हम कैनिबल कहते हैं। कैनिबल का अर्थ होता है नरभक्षी। ठीक है, आगे देखिए नंबर 8 है, समथिंग दैट कैन नॉट बी हियर्ड, एक ऐसी स्थिति जिसको सुना ना जा सके उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहते हैं ऑप्शन ए, इनऑडिबल, यानी जिसे सुना ना जा सके उसे हम अश्रव्य कहते हैं, और इसको हम कहते हैं इनऑडिबल। देखो 1 घंटा होने को है और 50 क्वेश्चन हो पाए, 1 क्वेश्चन पर मिनट के हिसाब से चल रहा है, लेकिन चीज़ें समझ में आ रही होंगी आपके, ये मेरी गारंटी है ना। ए पर्सन हु ट्रेवल टू स्केर्ड प्लेस एज एन एक्ट ऑफ रिलीजियस डिवोशन, एक ऐसा व्यक्ति है जो रिलीजियस डिवोशन के लिए जगह जगह पर घूमता है उसको क्या कहते हैं, उसको हम पिलिग्रिम कहते हैं। वह व्यक्ति जो धार्मिक श्रद्धा के साथ साथ किसी पवित्र स्थान की यात्रा करता है उसको हम तीर्थ यात्री कहते हैं, और इंग्लिश में हम उसको पिलिग्रिम कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नंबर 10, गवर्नमेंट बाई वंस पर्सन एब्सोल्यूट पावर, यानी कि एक ही व्यक्ति के हाथ में गवर्नमेंट की पूरी पावर होती है, तो इस प्रकार की व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम ऑटोक्रेसी, जिसे हम कहते हैं एकतंत्र। ठीक है, एक व्यक्ति का शासन जिसके पास असीमित शक्तियां हो उसको हम एकतंत्र कहते हैं, ऑटोक्रेसी कहते हैं। नंबर 11, ए स्टडी ऑफ एंशियंट थिंग, यानी कि पुरानी चीज़ों का अध्ययन करना, एंशियंट चीज़ों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, इसको हम कहते हैं आर्कियोलॉजी। तो प्राचीन वस्तुओं, अवशेषों, स्मारकों का अध्ययन पुरातत्व विज्ञान कहलाता है, जिसको हम आर्कियोलॉजी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं 12 नंबर, वन हु नो मैनी लैंग्वेज, यानी एक ऐसे व्यक्ति जो बहुत सारी लैंग्वेज को जानता है, क्या कहेंगे, पॉलीग्लॉट कहते हैं, यानी कि हम उसको क्या कहेंगे, उसको कहते हैं बहुभाषी, पॉलीग्लॉट। ठीक है, बहुभाषी हो जाएगा। अगला है देखिए, ए कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स, यानी कि फूलों का गुच्छा जिसको कहते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं बुटीक। कहते नहीं भाई, बुटीक लेकर के गया था मिलने के लिए, मित्री से मिलने बुटीक लेकर के गया था। ठीक है, गुलदस्ता उसको हम कह सकते हैं, तो फूलों के गुच्छे को हम गुलदस्ता कहते हैं, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है नंबर 14, हैंड रिटन मैटर, यानी कि खुद के द्वारा लिखे गए मैटर को हम क्या कहते हैं, तो अपने हाथों से अगर लिखा है हमने उसको कहेंगे, एक मिनट, उसको हम कहेंगे मैन्युस्क्रिप्ट, यानी कि ऑप्शन ए। तो हाथ से लिखी गई सामग्री को हम पांडुलिपि कहते हैं, या फिर मैन्युस्क्रिप्ट इसको इंग्लिश में कहते हैं। अगला, ए पर्सन हु वर्क फॉर फ्री फॉर मतलब केस, यानी एक ऐसा व्यक्ति है जो फ्री में काम कर रहा है, बताइए उसको हम क्या कहेंगे। सही आंसर हो जाएगा वॉलंटियर, यानी कि वह व्यक्ति जो किसी स्वार्थ या वेतन के अपनी इच्छा से सेवा करता है उसको हम कहते हैं स्वयं सेवक या फिर वॉलंटियर कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 16 नंबर, वन हु वॉक्स इन स्लीप, एक ऐसा व्यक्ति जो नींद में चलता है उसको क्या कहते हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोमनाबुलिस्ट। ठीक है, सोमनाबुलिस्ट यानी सोते सोते, बुलिस्ट यानी चल देना। ठीक है, तो इसको कहते हैं निद्राचारी, हिंदी में कहते हैं निद्राचारी और वैसे कहते हैं सोमनाबुलिस्ट।
याद रखना मेरे भाई, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर, मर्डर ऑफ वंस फादर, यानी कि पिता की मृत्यु करने वाले को हम क्या कहते हैं? सही आंसर हो जाएगा पैट्रिसाइड। इसको हम पैट्रिसाइड यानी पितृ हत्या कहते हैं। ये सारे प्रश्न आपने कहीं ना कहीं देख रखे होंगे, किसी न किसी एग्जाम में ये प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। अगला, दैट विच कैन नॉट बी अवॉइडेड, एक ऐसी स्थिति जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं, निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, ऐसी स्थिति को हम क्या कहेंगे? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, इसको हम कहेंगे इनवाइटेबल, यानी जिसे टाला ना जा सके, जिसका होना निश्चित हो, कहते हैं अपरिहार्य। क्योंकि भाई अपरिहार्य कारणों से आपका नोटिफिकेशन रोक दिया गया है। अब वो अपरिहार्य का अर्थ क्या होता है ये नहीं पता भाई कौन से कारण से रोक दिया गया है, लेकिन जिसको टाला ना जा सके उसको हम अपरिहार्य कहते हैं। 19 नंबर देखिए, 19 नंबर है, वन हु कलेक्ट कॉइन्स, एक ऐसा व्यक्ति जो कॉइन्स को कलेक्ट करता है, विभिन्न प्रकार के कॉइन्स यानी सिक्कों को कलेक्ट करता है, उसको क्या कहते हैं? उसको हम न्यूमिमास्टिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूमिस्मास्टिक्स, ठीक है। देखिए, वह व्यक्ति जो पुराने सिक्कों का संग्रह करता है, हिंदी में इसको मुद्रा शास्त्री कहते हैं, ध्यान रखना है। अगला नंबर 20, ए पर्सन हु इज इंडिफरेंट टू प्लीजर और पेन, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसे सुख और दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसको क्या कहते हैं? उसको हम स्टोइक कहते हैं, हिंदी में उसको कहते हैं भैया बैरागी या फिर तटस्थ, यानी जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अपने में ही डूबा रहता है। 21 नंबर, ए प्लेस वेयर एक्सपेरिमेंट आर कैरिड आउट, एक ऐसा स्थान जहां पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं लेबोरेटरी, ठीक है। क्या कहते हैं? लेबोरेटरी या फिर लैब कहते हैं। वह स्थान जहां वैज्ञानिक प्रयोग किए जाते हैं, प्रयोगशाला कहलाती है। आगे बढ़ते हैं। नंबर 22, एन असेंबली ऑफ लिसनर्स, यानी कि सुनने वालों की जो असेंबली होती है, लिसनर्स का अर्थ होता है सुनने वालों की, सुनने वालों की असेंबली को एक शब्द में क्या कहेंगे? उसको कहेंगे ऑडियंस, ठीक है। तो सुनने वालों का जो समूह होता है उसको हम श्रोतागण कहते हैं, यानी कि ऑडियंस कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर देखिए, वन हु हेट्स वुमेन, एक ऐसा व्यक्ति जो वुमेन यानी कि स्त्रियों से नफरत करता हो, उसको हम क्या कहेंगे? सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिस्ड गाइनिस्ट कहते हैं, ठीक है। मिस गाइनिस्ट या फिर मीजो गाइनिस्ट भी कह सकते हैं। तो वह व्यक्ति जो महिलाओं से घृणा करता है, नारी द्वेष या फिर मीजो गाइनिस्ट हम इसको कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भाई गायनिकोलॉजी होता है ना, गायनिकोलॉजी का अर्थ होता है नारी से जुड़े हुए रोगों का अध्ययन करना, ठीक है, या फिर गायनिकोलॉजिस्ट कहते हैं। तो नारी को गायन को कहते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। ए शॉर्ट स्पीच एट द एंड ऑफ ए प्ले, अब गायनको से आपको याद रखेगा, जैसे आपने आपके दिमाग में हो गया कि गायनको का अर्थ अगर कहीं पर आता है तो वो स्त्री से संबंधित आएगा, तो फिर कुछ भी आपसे पूछ ले, अगर गायनको शब्द लगा हुआ है तो उसका ऑप्शन स्त्री वाला ही होगा, तो वहां से आप इसको पिक कर सकते हैं। ए शॉर्ट स्पीच एट द एंड ऑफ ए प्ले, यानी कि एक नाटक चल रहा है, नाटक के लास्ट में एक छोटी सी स्पीच दी जाती है जिसको हम सारांश कहते हैं, उसको एक शब्द में क्या कहते हैं? उसको एक शब्द में एपिलॉग कहते हैं। एपिलॉग का अर्थ होता है नाटक या कविता के अंत में दिया गया भाषण, हिंदी में हम उपसंहार इसको कहते हैं। 25 नंबर देखिए, वन हु पोजेस मैनी टैलेंट, यानी जिसके पास में बहुत सारे टैलेंट हैं, उनको हम क्या कहेंगे? एक शब्द में उसको कहेंगे वर्सेटाइल। क्या कहते हैं? वर्सेटाइल। वह व्यक्ति जिसमें अनेक प्रकार की प्रतिभाएं हों, उसको हम बहुमुखी प्रतिभा का धनी यानी कि वर्सेटाइल कहते हैं। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़िए। 26 नंबर, 26 नंबर है दैट विच कैन नॉट बी सीन थ्रू, यानी कि एक ऐसी स्थिति जिसको हम डायरेक्ट नहीं देख सकते हैं, ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं? या फिर जिसके आर पार नहीं देख सकते उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ओपाक्यू। ओपाक्यू जिसके आर पार ना देखा जा सके, हिंदी में कहेंगे अपारदर्शी। चलिए नंबर 27, नंबर 27 है, देखिए स्टडी ऑफ एनिमल, यानी कि एनिमल्स की स्टडी करना क्या कहलाता है? जानवरों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? इसको हम कहते हैं जूलॉजी। क्या कहते हैं? जूलॉजी। तो जंतुओं या जानवरों का वैज्ञानिक अध्ययन करना प्राणी विज्ञान या फिर जूलॉजी कहलाता है, ठीक है। चलिए 28 नंबर की ओर चलते हैं। क्या इसको हम कहेंगे क्लास्ट्रोफोबिया, ठीक है। तो बंद या तंग जगहों से डर लगने के हम क्या कहते हैं? हिंदी में तो वो खतरनाक लिखा है संवृत भीति, ठीक है ना, संवृत भीति। अब देखो अगर हिंदी में आ जाए तो तुम्हारी हिंदी भी क्लियर हो जाएगी इसी के साथ में, ठीक है ना। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन तुम्हारी हिंदी वाले भी क्लियर हो जा रहे हैं, इंग्लिश वाले भी हो जा रहे हैं। 41 देख लो। 41 क्या कह रहा है? ए रेमेडी ऑफ ऑल डिजीज, यानी कि एक ऐसी दवाई जो सभी दवाओं के लिए पर्याप्त है, मतलब सभी प्रकार के रोगों के लिए एक ही दवाई पर्याप्त है, इसको हम क्या कहते हैं? ए रेमेडी फॉर ऑल डिजीज। सही आंसर हो जाएगा पैनासिया। पैनासिया का अर्थ होता है सभी रोगों का इलाज, यानी कि कहते हैं रामबाण इलाज। तो तुम्हारे एग्जाम का रामबाण इलाज शुक्ला सर के नोट्स ही हैं भैया, ठीक है ना। जो तुम्हारे एग्जाम्स के रामबाण इलाज हैं, इतना कंप्लीट कर लेते हो तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। और जो अस्पताल सहायक के लिए वैकेंसी आई है उसके लिए भी हम रामबाण नोट्स बना रहे हैं, थोड़ा सा इंतजार कर लो, 4 से 5 दिन का कंप्लीट नोट्स हो जाएंगे, आपको मिल जाएंगे मात्र 99 रुपये में। सबसे कम प्राइस में आपको अस्पताल सहायक के नोट्स मिल जाएंगे।
अब बढ़िया से आराम से सिलेबस सामने रख करके मिला लेना। सिलेबस में जो चीज़ें दी गई हैं वही चीज़ें आपको नोट्स में कंप्लीट डिटेल सॉल्यूशन के साथ मिलेंगी, और बाकी फिर हम क्वेश्चंस तो करवाते ही हैं, प्रैक्टिस सेट करवाते ही हैं। ठीक है, चलो भैया फॉर्म सब लोग भर देना, केवल 10वीं पास वाले फॉर्म भर सकते हैं, तो सब लोग भरेंगे फॉर्म, कोई नहीं चुकेगा। ठीक है, 42 है वन हु स्पेंड टू मच, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा खर्च करता है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं स्पेंड थ्रिफ्ट। क्या कहेंगे? स्पेंड थ्रिफ्ट। तो वह व्यक्ति जो बहुत अधिक पैसा खर्च करता है उसको हम कहते हैं फिजूल खर्च। आगे बढ़िए, 43 ए पीरियड ऑफ 10 ईयर, यानी कि 10 सालों के समूह को हम क्या कहते हैं? तो 10 सालों के समूह को हम डेकेड कहते हैं। ठीक है ना, डेकेड का अर्थ होता है दशक, हिंदी में दशक कहते हैं और वैसे हम डेकेड कहते हैं। 44 देखिए, ए पर्सन हु स्पीक फॉर अदर, एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के लिए बोलता हो, दूसरों की बातों को सामने रखता हो। ठीक है, जैसे कि एमपीएसबी का बहुत सारी समस्याएं बीच में आई थी, तो कुछ ऐसे टीचर्स थे जैसे कि आपके गोपाल सर हो गए, अभी भी बातों को उठाते हैं, गोपाल सर हो गए, संदीप गौर सर हो गए, हम खुद भी थे उसमें, चौहान सर हो गए। तो बहुत सारे ऐसे टीचर्स लोग हैं जो दूसरों की बातों को स्पीक लाउडर, यानी कि दूसरों की बातों को एमपीएसबी या फिर सरकार के सामने रखते हैं। तो ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं? स्पोक्समैन कहेंगे, लीडर नहीं कहेंगे। ध्यान रखना, कहीं नेताजी को मान लो, नेताजी तो भैया, नेताजी की तो सिस्टम ही अलग होता है। ठीक है, वो तुम्हारी बात रखेंगे नहीं, तुम्हारी बात दबाएंगे। ठीक है ना, तो सही आंसर हो जाएगा स्पोकमैन। तो वह व्यक्ति जो दूसरों की ओर या किसी संस्था की ओर से बोलता हो, या फिर इसे हम प्रवक्ता कह सकते हैं, तो ये आपका हो जाएगा स्पोक्समैन हो जाएगा। 45 वन हु ट्रेवल ऑन फुट, एक ऐसा व्यक्ति जो कहीं पर भी जाता है अपने पैरों पर जाता है, तो अपने पैरों पर गमन करने वाले को हम क्या कहते हैं? पदयात्री कहते हैं, और इंग्लिश में हो जाएगा पेडिस्ट्रेन। क्या हो जाएगा? पेडिस्ट्रेन। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 46 ए साउंड दैट कैन नॉट बी इरेज्ड, एक ऐसा साउंड, एक ऐसी आवाज जिसको मिटाया नहीं जा सकता, कैन नॉट बी इरेज्ड, उसको क्या कहेंगे? इंडेलिजिबल। क्या कहेंगे? इंडेलिजिबल। तो जिसे मिटाया ना जा सके उसको हिंदी में कहते हैं अमिट। भाई वही अमिट स्याही तो लगा दी जाती है भाई, अभी बंगाल में चुनाव चल रहे थे, है ना, बंगाल में चुनाव चल रहे थे, तो चुनाव में वोट देने के बाद में जो तुम्हारे उंगली पर स्याही लगाई जाती है वो अमिट स्याही होती है, उसको इरेज नहीं किया जा सकता, है ना। तो ऐसी चीज़ों को हम क्या कहते हैं? इनडेलिबल कहते हैं, जिसको इरेज यानी कि मिटाया ना जा सके। 47 देखिए, एनिमल्स दैट लिव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर, कि ऐसे जानवर जो वाटर में यानी कि पानी में और जमीन पर दोनों जगह पर रह सकते हैं पर्याप्त मात्रा में, उसको हम क्या कहते हैं? एम्फीबियंस कहते हैं। जैसे कि कछुआ हो गया, मगरमच्छ हो गया, है ना, रेप्टाइल्स जितने भी होते हैं वो रेप्टाइल्स पानी में भी रह सकते हैं और जमीन पर भी रह सकते हैं। चलो, इसको हम हिंदी में उभयचर कहते हैं। देखिए यहाँ पर, तो वह जीव जो जल और थल दोनों पर रहता है उसको हम क्या कहेंगे? उभयचर कहेंगे। अगला 48 देखिए, वन हु इज ऑल पावरफुल, जिसके पास में सारी शक्तियां हों, क्या कहते हैं उसको? सर्वशक्तिमान कहते हैं। ओमनी पोटेंट कहा था ना, जहां पर भी सर्व शब्द आएगा वहां पर ओमनी शब्द जरूर आएगा। तो ये ओमनी शब्द को आपको ध्यान रखना है, एक तो ओमनी हो गया, दूसरा गायनो हो गया। गायनो शब्द जहां पर भी आए समझ लो स्त्री से संबंधित कोई बात हो रही हो, स्त्री के रोग की बात कर रहे हैं या फिर उसकी कुछ भी बात कर रहे हैं तो वो गायनो शब्द आएगा। ओमनी शब्द कहीं पर आ रहा तो समझ लो सर्व बात आ रही, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, ओमनी प्रेजेंट। ठीक है, ओमनी पोटेंट, तो ध्यान रखना यहाँ पर ओमनी पोटेंट हो जाएगा, सर्वशक्तिमान इसका सही आंसर होगा। 49 देखिए, एन ऑफिस, एक ऐसा मतलब कार्यालय विथ हाई सैलरी बट नो वर्क, यानी यही तुम चाहते हो, यही तुम चाहते हो। एन ऑफिस विथ हाई सैलरी बट नो वर्क, यानी कि भाई सैलरी बहुत अच्छी खासी मिले और काम कुछ ना हो, ऐसे स्थान को हम क्या कहते हैं? ज़्यादातर लोगों का टारगेट यही रहता है भाई सैलरी अच्छी खासी मिले और काम नहीं हो, बताओ ऐसी जगह कहाँ है? तो वो क्या होती है अपनी, वो कौन सी, एसएफ है ना, एमपी पुलिस में एसएफ। एसएफ में क्या होता है, जब कभी चुनाव होंगे तब तुमको बुलाया जाएगा, नहीं तो पुलिस लाइन में आराम से पड़े रहो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, घास वास छीलते रहो, पड़े रहो। जब चुनाव होगा या कहीं पर दंगा फसाद हो रहा है तो तुमको बुलाया जाएगा। और चुनाव भैया 5 साल के बाद में होता है, जल्दी उनका काम पड़ता नहीं है। ठीक है, तो बैठे बैठे आराम से ऐश करते रहते हैं। ठीक है ना, तो वो ऐसे फॉलो वाला सिस्टम है। तो ऐसे को हम क्या कहते हैं? ऐसे को हम कहते हैं सिनक्योर। सिनक्योर यानी ऐसी नौकरी जहां वेतन बहुत अधिक हो लेकिन काम कुछ भी ना हो, हिंदी में कहेंगे आराम की नौकरी, यानी कि ऑप्शन ए सिनक्योर इसको कहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भाई डिप्टी जेलर में काम होता है, ऐसा मत सोचना डिप्टी जेलर में 3 स्टार लग जाएंगे तो काम वाम नहीं करना पड़ेगा, नहीं भैया। काम का मतलब भाई तुम्हारे पास ऑफिशियल वर्क रहेगा, जिम्मेदारी ज़्यादा रहेगी। ठीक है, एक फॉरेस्ट गार्ड का क्या काम होता है? फॉरेस्ट की रक्षा करना। एक जेल पैरी का क्या काम होता है? जेल की रक्षा करना। तो रक्षा करने में ऐसा नहीं कि तुम सोते रहो और रक्षा होती रहेगी, नहीं, जगना पड़ेगा, नाइट ड्यूटी लगेगी, वहाँ पर जो है तैनाती की जाएगी, तुमको सारी चीज़ों की निगरानी रखी होगी, तो काम करना पड़ेगा। ये वाली तुम्हारी सिनक्योर वाली स्थिति वहाँ पर नहीं होगी। ठीक है ना, चलो। और आजकल तो हर जगह कहीं पर भी सिनक्योर वाली स्थिति नहीं रहती है। चलिए, वन हु इज आउट टू डिस्ट्रॉय ऑल गवर्नमेंट, यानी कि एक ऐसी चीज़ है
जो सभी गवर्नमेंट्स को कभी भी डिस्ट्रॉय कर सकती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एनार्चिस्ट कहते हैं। यानी कि वह व्यक्ति जो शासन व्यवस्था या सरकार को नहीं मानता और खत्म करना चाहता है, अराजकतावादी कहते हैं। जैसे कि हिटलर हो गया। हिटलर क्या कहता था कि वो कोई सरकार नहीं, जो कुछ है हम ही हैं और कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो हम इसको कहते हैं अराजकतावादी और इंग्लिश में उसको एनार्चिस्ट कहते हैं। इस तरह से 100 MCQ आपके कंप्लीट होते हैं, जिसमें हमने 50 क्या कवर किए, 50 इडियम्स एंड फ्रेजेस कवर किए और 50 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस कवर किए, ठीक है। अब यहाँ पर आप फोटो देख सकते हैं उन लोगों की जो लोग अभी हाल ही में सिलेक्ट हुए हैं। जैसे कि ये एमपी पुलिस का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था, देख लीजिए, एमपी पुलिस 2025 नोट्स ग्रुप बाय शुक्ला सर, है ना। जैसे भी डिप्टी जेलर का बनाया है वैसे एमपी पुलिस का बनाया था। यहाँ से 95% लोगों का रिटन एग्जाम क्लियर हुआ था। और ये काजल तिवारी जी हैं जो इसी ग्रुप में ऐड थी, देख सकते हैं आप। सर मेरा भी हो गया है फाइनल रिजल्ट, ठीक है। उसके बाद सर मेरी सेकंड रैंक लगी है। ये रचना नामदेव जी का स्क्रीनशॉट है, जो उन्होंने हमारे पास में स्क्रीनशॉट अपना भेजा था अपने रिजल्ट का। उसके बाद हमने इनको कॉन्ग्रेचुलेशंस भी बोला था, ठीक है। उसके बाद में ये शुभम उइके जी हैं, एससी कैटेगरी से, ये भी इसी नोट्स ग्रुप से हैं, देख सकते हैं आप। एमपी पुलिस नोट्स ग्रुप से ये भी क्वालिफाई हो गए हैं, सिलेक्शन हो गया है। विजय ठाकुर जी यूआर कैटेगरी से हैं, अदर स्टेट से, ये भी सिलेक्ट हो चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एमपी पुलिस नोट्स ग्रुप से, ठीक है। तो इसी तरह से आप लोग भी नोट्स लेकर के ग्रुप में शामिल हो जाइए। जो ग्रुप अभी हमने एमपी डिप्टी जेलर फॉरेस्ट गार्ड के लिए बनाया है, उस ग्रुप से भी आप देखेंगे लगभग 95 से 96% लोगों का रिटन एग्जाम अच्छे नंबरों से क्लियर होगा, फिजिकल का कॉल आएगा, ठीक है मेरे भाई। तो जल्दी से नोट्स लेकर के ग्रुप में शामिल हो जाइए। व्हाट्सएप नंबर यही है 7052547003। जो लोग क्यूआर से पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसी नंबर पर आपको मैसेज कर देना है, व्हाट्सएप कर देना है कि सर हमें फोन पे नंबर दे दीजिए। फोन पे नंबर आपको मिल जाएगा, फोन पे नंबर से डायरेक्ट पेमेंट करके आप लोग अपने नोट से प्राप्त कर सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, ठीक है। जिन लोगों ने नहीं देखा एक बार देख सकते हैं, ये क्यूआर कोड है और ये नोट्स हैं, स्क्रीनशॉट आप इसका खींच लीजिए, ठीक है मेरे भाई। और फिर से आपसे वादा जैसा हम कर रहे हैं कि जैसे ही 20+ सब्सक्राइबर हमको इस पर मिलते हैं, तुरंत इसकी PDF टेलीग्राम ग्रुप सक्सेस जंक्शन लाइव में डाल दी जाएगी। और नहीं मिलते हैं तो भैया नहीं डलेगी। बाकी जो लोग नोट्स ग्रुप में शामिल हैं उनके पास में आज शाम को 8 बजे इसकी PDF पहुंच जाएगी नोट्स ग्रुप में, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल आपका टॉप 100 आने वाली है MPGK के किसी विशेष टॉपिक की, तो वो कल ही आपको पता चलेगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।